नहीं नहीं नहीं, पीटीवी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड है। डिप्लॉय प्राइवेट लिमिटेड। बेटा आपका नाम क्या है, नाम बताइएगा। आवाज़ ठीक है इस वक्त? मेरा ख्याल आवाज़ सही है भाई, आपके पास ठीक आ रही है। उनके पास? अच्छा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में जिसने ये लिखा है कि सर आवाज़ स्लो है, काइंडली बेटा आप अपना नाम बताएं। है, ये सितारा है भाई। सितारा बोल रही है। सितारा एडमिन एडमिन बोल रही है। अच्छा अच्छा। तो ये तुमने नाम क्या रखा है? डिप्लॉय प्राइवेट लिमिटेड स्पार्क नियो 7 प्रो। वाह, टेक्नोलॉजी आ गई इसके पास है। वालेकुम सलाम। आवाज़ की डिस्टॉर्शन आ रही है असद, चेक कर भाई, आवाज़ की डिस्टॉर्शन है। भाई सारी चीज़ें जब ओके हो जाएंगी फिर मैं सेशन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हैं अभी कंफर्म कर ले भाई सारे। वालेकुम अस्सलाम इस्रार, कैसे आप? सारे कंफर्म कर लो भाई, क्योंकि ये जो सेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैंने चेंजेस किए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को कन्वीनियंस हो, आराम से सुन सकें, आप भी रिलैक्स रहें। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जो फिजिकली क्लास में आना चाहें ना उनको चेयर्स पे नहीं बैठाएं, नीचे बैठाएं, तकिए लगा के। हाँ, रिलैक्स। सीरियसली मैं चाहूँ आराम से बैठे यार, ये कहाँ से आएंगे पता है? कोई किसी ऑफिस से आएगा, कोई कोर्ट से आएगा, पता नहीं, तो वो वैसे ही थके हुए तो और थके हुए होंगे, तो इसीलिए रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे वो इंतजाम होना चाहिए। सही है भाई? आप इसी तरह देखोगे, मैं ऑफिस से भी आता हूँ तब भी ऐसे ही रहता हूँ। हाँ, स्टार्ट करें भाई? चले भाई, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ सेशन की, चलो। हाँ बेटा, कहाँ से? ओके ओके। ईमेल। अच्छा वेश बेटा, आप पे थोड़ा जिम्मा आ जाएगा, और इस पे लाखों साहब पे थोड़ा जिम्मा आ जाएगा, कुछ प्रिंटिंग करानी पड़ेगी आपको। ये बुक्स मिलती नहीं है, इस वजह से आपको स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा इस दफ़ा, ये यूके की बुक्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स की रेफरेंस के लिए हमें चाहिए नहीं, मगर उनकी एडवांस लर्निंग के लिए तो मैं इनको बोलूँगा। तो देख लेना बेटा कैसे कॉपी किस कहाँ से कराओगे, किस तरह करोगे, क्योंकि बुक्स ये। और अच्छा चलो, बाद में करते हैं बाकियों को। ये अच्छा बेटा, कहाँ से इसको करना है? ईमेल किया, क्या किया आपने मुझे? सेव करता हूँ मैं इसको, सेव सेव, ठीक है सही है। अच्छा जी, कोर्स पिक आ गई, ठीक है। चलें, और इसको ना इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं पहले, फाइल। ये और पिक नहीं लिया इसने। कहाँ आपने डाला था? मैंने तो डेस्कटॉप पे डाला था। सर यहाँ से कितने मिनट होगा? पिक्चर वहाँ से उठाना। कहाँ से? अच्छा। इधर से अटैचमेंट से हम्म, हाँ सर यहाँ टिक से। करते हैं, अच्छा अटैचमेंट टाइप करते हैं। उठा रहे हैं उसको, पिक नहीं, डेस्कटॉप पे। हाँ, आ गए, एक सेकंड रुपए, ये है ना, सेव इमेज एज। यहाँ से फिर वो कर दूँ। आ नहीं, ये तो है, मगर डेस्कटॉप पे कहाँ? सर अली मानला के पास चली गई, इस वजह से वो चली गई है। कोर्स पिक, वो किसी फोल्डर में चली गई थी, इसलिए नहीं दिख रही थी। इसी से हम्म। फिर वहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। कहाँ से? यहाँ से? सर बात। नहीं नहीं, एक सेकंड, ये अब यहाँ डाउनलोड करेंगे। अब आ गई। नहीं, मैं उसको चाहता हूँ कि फाइल सर जहाँ पड़ा है। वहाँ जाऊँ। ठीक है। ये कंट्रोल कॉपी करना है। कॉपी। कॉपी। राइट क्लिक। ठीक है, स्टार्ट करें भाई। ऑनलाइन के स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करो भाई,
सही है, ओके हो गया, ठीक है। चले भाई स्टार्ट करें। आई एम स्टूडेंट ऑफ केट और के नाइन ज्वाइन, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते बेटा। अच्छा भाई ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन है कि कोई पिछले बैच में से इसमें आना चाहेगा आप उसको अलाउ करो, सेट है। अच्छा दूसरा ये है कि इसके कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो न्यू हैं, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो उनके लिए भी बैच 4 वालों के लिए भी रेलेवेंट होंगे, ठीक है, मिला के हम चलाएंगे। मैं आपको सारी गाइडेंस दे देता हूँ। चले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आई बैच पूरा करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक दफ़ा कंफर्म कर लें आपके पास आवाज़, स्क्रीन, वीडियो सब ठीक है। आज का बैच जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ये बैच 5 है और इसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अप फ्रंट में डिस्कस करना चाहता हूँ आप सारे दोस्तों से, और ताकि आपको पता चले कि इस कोर्स में बैच 5 बाकी बैचेस से कैसे मुख्तलिफ है और मैं किस तरफ लेके जा रहा हूँ। जब मैंने इस कोर्स को स्टार्ट किया था उस दिन में और आज के दिन में जो एक बड़ा चेंज आया है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कैसे चीज़ें चेंज हुई हैं और एडवाइजरी और पूरी इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। इस वजह से कोर्स को भी मैं चेंज करता रहता हूं और इस दफ़ा जो कोर्स डिज़ाइन किया है उसमें क्या चेंजेस की हैं, किस तरीके से इसको लेके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि जब मैंने इस कोर्स को स्टार्ट किया था और बैच 1 पढ़ाया था तो उस वक्त में और आज में एक चीज़ आ गई है बहुत बड़ी, और उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसने चेंजेस कर दी हैं बहुत बड़ी। अभी रिसेंट जब मैं इस कोर्स को दोबारा डिज़ाइन कर रहा था तो एक बुक मेरी नज़र से गुजरी जिसका नाम है द एंड ऑफ इकोनॉमी, लास्ट इकोनॉमी, ठीक है। बेसिकली उसकी उस बुक में जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट है उसने कहा है कि सारे लोगों के पास कितने दिन रह गए। वो कहता है आपके पास रह गए हैं सिर्फ 1000 डेज, यू हैव ओनली हाउ मेनी डेज, 1000 डेज। और कहता है कि इसके बाद आने वाली है तबाही। तैयारी कर लो भाई। तो मैंने कहा सबसे पहले तैयारी तो मैं खुद करता हूँ, क्या तबाही आएगी भाई। 3 किस्म की चेंजेस आने वाली हैं। एक वो चीज़ जो बिल्कुल रिप्लेस हो जाएगी, एक वो जो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हो जाएगी, और तीसरी वो जिस पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा। अब पहले डिस्कस करता हूँ जिस पे असर नहीं पड़ेगा। भाई आलू प्याज, प्लम्बर, ठीक है, ये और कारपेंटर, इन प्रोफेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप आलू प्याज बेचते हो या एग्रीकल्चरलिस्ट हो तो भाई ये तो वैसे ही करना पड़ेगा। प्लम्बर भाई क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा भाई, आके रोबोट तो आके ठीक करके देगा मगर उसमें भी थोड़ा टाइम ज्यादा है। अब रही बात इस चीज की कि जो चेंजेस होने वाली है सिग्निफिकेंट, उसमें हमारा प्रोफेशन भी शामिल है, जिसको हम जिस प्रोफेशन को हम क्या कहते हैं, लीगल प्रोफेशन। लीगल प्रोफेशन 2 तरीके से हिट होने वाला है। कुछ सर्विसेज टोटली रिप्लेस हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप समझते हो ना कि एआई ये नहीं कर सकेगा, वो नहीं कर सकेगा, तो प्लीज स्टॉप लिविंग इन अ फूल्स वर्ल्ड। एआई सब कुछ कर सकेगा भाई। ये ऐसा बंदा आपको बता रहा है जो कम से कम पिछले 2 साल से ना दिन रात करके एआई को स्टडी कर रहा है, जिसको एआई की आपको किसी दिन में जरूर लीगल प्रोफेशन से मैं लिंक करूंगा, तो किसी दिन आपको ज़रूर ये मैं इस पे भी एक लेक्चर डिज़ाइन किया हुआ है कि एआई के यूजेस क्या हैं हमारे प्रोफेशन में। तो मैंने सबसे पहले खुद पे अप्लाई किया, अपने कोर्सेज पे अप्लाई किया, और मैंने देखा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए तैयार कर रहा हूँ, ये इनकी रेलिवेंस रहेगी भी कि नहीं रहेगी। तो अब मैंने कोर्स में कर दिए चेंजेस। अब जो अगली बात है वो मेरी बुनियादी बात होगी आप सबके लिए। इस कोर्स का नाम मैंने क्या रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स एडवाइजर। अब मैं आपको बताऊं, आप में ये चीज समझने क्या है कि मैं इसको कॉर्पोरेट वर्ड क्यों ऐड किया है और कोर्स को मैंने सिग्निफिकेंटली कंपनीज पे क्यों लेके गया हूं। ओके, ये बात समझाने के लिए ये वाला पॉइंट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि ये बैच 5 या ये अब कोर्स जिसको मैं बैच 5 बोल रहा हूं किसके लिए रेलिवेंट है। ये भाई सबसे पहले रेलिवेंट है उन लोगों के लिए जो कंपनी में ऑलरेडी काम करते हैं, कंपनी के मैनेजर्स, और मैं अपनी तरफ से ये ऐड करना चाहता हूं कंपनी टैक्स मैनेजर्स, ठीक है, कंपनी टैक्स मैनेजर्स। अब ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, फाइनेंस का काम कर रहे हैं, टैक्स इनको नहीं आता।
मगर अब वो बनने जा रहे हैं क्या, कंपनी टैक्स मैनेजर्स। क्यों? क्योंकि टैक्स भी मैनेज करेंगे ये लोग। अब मैं आपको रियल लाइफ, चूंकि मैं उस जगह काम करता हूं जहां पे ये असल काम होता है, खिलाड़ी हूं ना, ग्राउंड में खड़ा हूं भाई, बैटिंग कर रहा हूं, कभी बॉलिंग कर रहा हूं, तो मैं ग्राउंड के हालात बता सकता हूं। ओके, ऑब्वियसली भाई फील्ड में हूं, वर्किंग एज ए टैक्स ऑफिसर, तो मुझे पता है ना चीजें कहाँ जा रही हैं। तो आपको मजे की बात ये बता रहा हूं कि ऑलरेडी ये काम शुरू हो चुका है। क्या काम शुरू हो चुका है? अब सुन लें, कंपनीज अपने इन हाउस रिसोर्सेज को यूज कर रही हैं फॉर देयर टैक्स इश्यूज, टैक्स के प्रॉब्लम्स हल करने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बैठा हुआ बंदा अकाउंटिंग और फाइनेंस जानता है। अब चाहे वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ना भी हो, तब भी उसमें इतनी सेंस है कि जीपीटी से पूछ के एक ओपिनियन ला रहा है भाई। अब सुने कि इस बंदे को मैंने कहा कि यार मैं इसको प्रॉपर ट्रेन कर देता हूं, तो हर वो आप में से बंदा जो कंपनी में इस वक्त टैक्स का काम करना चाहता है, सीखना चाहता है, उसके लिए कोर्स रेलिवेंट है। क्योंकि मैं चाहता हूं आपको इतना ट्रेन कर दूं कि आपकी अकाउंट्स और फाइनेंस के साथ आप टैक्स भी देख सको, और ये होने जा रहा है। तो फिर आप कहेंगे कि सर इसका नाम आप कंपनी का टैक्स मैनेजर रख देते ना, आपने इसका सीएटी क्यों रखा है, टैक्स एडवाइजर क्यों रखा है? ये देखिए अभी अभी मैंने सेव किया था इस फाइल को, मैंने दोनों नाम लिखे हैं। मेरा इस वक्त जो टारगेट है वो कंपनी के ऐसे लोग हैं जिनको मैनेजर बनाया जाए या एडवाइजर भी हैं। अब सुने दूसरी चीज जो मैं एक चेंज देखें, फ्यूचरिस्ट हूं भाई, इतने टाइम से जब मेहनत कर रहा हूं टैक्स के साथ, पढ़ाने के साथ, रिसर्च के साथ, तो टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़ा हुआ हूं। अभी आप जल्दी देखेंगे भाई के टैक्समैन के कुछ पॉडकास्ट, कुछ ऐसी चीजें जिसका ताल्लुक एआई से होगा। और मैं अभी, आप दुआ करें कि कोई ऐसी चीज में भी लगा हुआ हूं। पहले तो लगा हुआ था वो पीटेक्स, उसका नाम था, वो सादा सॉफ्टवेयर था, वो बना भी लिया मगर उसको शेल्फ कर दिया। क्यों? पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है भाई, अब नई टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। ठीक है, तो एनीवे, अब सेकंड, ये कोर्स किसके लिए रेलेवेंट है? ये कोर्स रेलेवेंट है हर उस टैक्स एडवाइजर के लिए जो खुद को यंग टैक्स एडवाइजर समझता है। यंग का मतलब उम्र में नहीं है भाई, यंग का मतलब वो 60 ईयर भी यंग है। क्यों? टैक्स में नया है, टैक्स में नया यंग है, टैक्स यंग टैक्स एडवाइजर। अब कहेंगे कि सर इसमें कौन आते हैं? भाई इसमें आते हैं हर वो बंदा जो इस वक्त एलएलबी है, जो लॉ कर चुका है, या जो लॉ कर रहा है, या जो सीए कर रहा है, सीए ड्रॉप आउट है, एसीसीए कर रहा है, आईसीए कर रहा है, इवन बीकॉम, इवन वो लोग भी जिनकी मैं कहूंगा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है मगर टैक्स एडवाइजरी में आना चाहते हैं, ये उनके लिए रेलिवेंट है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे रेलिवेंट है? सर जी वो ऐसे रेलिवेंट है कि अब आप सुने दे, सेकंड ट्रेंड जो इस वक्त है, सेकंड ट्रेंड, ये वही लोग बता सकते हैं जो आंखें रखते हैं, जो देखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनमें से बनाया है, मजदूरों में से बनाया है, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो चीजें नजर आती हैं। तो सुने ये फ्यूचरिस्टिक बातें। अब मैं देख रहा हूं एक और ट्रेंड कि कंपनी के लोग कुछ ऐसे होंगे जिनके पास एग्जिस्टिंग मैनेजर्स नहीं होंगे इस काम करने के लिए, वो बड़ी फी दे रहे होते हैं, बड़ी फी दे रहे होते हैं ना, मोटी मोटी, क्योंकि कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, और कॉर्पोरेट एंटिटीज आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त कोई कम नहीं है, लाखों में हो चुकी हैं इस वक्त। कोई इस आप बड़े बड़े सिटीज देखें, ज्यादातर कंपनीज बनेंगी और बनेंगी, क्योंकि इंटरनेशनली बिजनेस कंपनी को ज्यादा मिलता है। तो इस वजह से अब ये बात सुनिएगा, अगर एक कंपनी मिलियंस में फी पे कर रही है तो सुन लें, अब उस कंपनी को भी पता चल गया है कि बड़े बड़ी फर्म्स, बड़े बड़े एडवाइजर्स को जब हम हायर करते हैं तो वो जो सर्विस देते हैं, अब वो छोटे एडवाइजर भी दे सकते हैं, यंग एडवाइजर भी दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी क्या अवेलेबल हो चुका है, ये जो चैट जीपीटी जैसे आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स देख रहे हैं, आपको पता है कि कुछ ऐसे मॉडल्स भी आ चुके हैं जो सिर्फ लॉ पे ट्रेंड हैं, लॉ पे ट्रेंड हैं। अभी अगले चंद में भी महीनों में भी चंद एक एक वन, जैसे 1000 ईयर्स मैंने 1000 डेज मैंने ऊपर लिखा है, 1000 डेज, तो यू नेवर नो कि ऐसे चैट बोट भी आ जाएंगे जो टेक्स्ट पे ट्रेंड होंगे। तो फिर वो कंपनी क्या करेगी? कहेगी कि हम अब मिलियंस में फी नहीं देंगे। अब थ्रू आउट द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कंपनीज अपनी कॉस्ट सब्सटेंशियली कट करेंगी हर जगह पे, क्योंकि कॉल सेंटर भी एआई के जरिए चलेगा।
कस्टमर सर्विस भी एआई के जरिए होगी और वो जबरदस्त सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। एआई की एक टाइप है जिसको कहा जाता है एजेंटिक एआई, एजेंटिक एआई। ये किसी दिन बताऊंगा क्या होता है, जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई। अब एजेंटिक एआई का दौर बस स्टार्ट होने पे है। एक ऐसी चीज बनाई जाएगी जो कंपनी का ओनर सो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि एआई मेरा काम कर रहा है और जबरदस्त काम कर रहा है, ह्यूमन से ज्यादा बेहतर काम कर रहा है, तो क्यों नहीं करवाएंगे। और किस में करवा रहा है भाई, फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में। तो मिलियन का फ्रैक्शन, तो मैं आपको बता रहा हूं टैक्स में क्या होने जा रहा है। टैक्स में यंग एडवाइजर का दौर आने वाला है। और मैंने इसको जब नोट किया तो मैंने कहा क्यों नहीं दोनों को मैं ही ट्रेन कर देता हूं भाई, मैं ही इसका इमाम बन जाता हूं, इस रेवोल्यूशन का, इस चेंज का उस्ताद बन जाता हूं ना। कि एक तरफ उन कंपनी के मैनेजर्स को ट्रेन करूंगा और एक तरफ उन यंग एडवाइजर्स को प्रोड्यूस करूंगा। तो यंग एडवाइजर्स अब अवेलेबल हो चुके होंगे जो कि फ्रैक्शन ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट में वही सर्विस देंगे जो एक टॉप का कंसल्टेंट दे रहा था। कैसे यह मुमकिन होगा भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लिखें इस वक्त चैट जीपीटी को ही उठा के देखें, उसको लिखें कि सिंध हाईकोर्ट की वेबसाइट, लाहौर हाईकोर्ट की वेबसाइट, बलूचिस्तान हाईकोर्ट, पेशावर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में जो मौजूद केसेस है उसको आगे रखते हुए मुझे इस सवाल का जवाब दो। जबरदस्त काम करके दे रहा है। तो फिर केस लॉ का क्या हुआ भाई, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पड़े हुए सारे केसेस इसमें, इस हमारे रूम में, ये 1959 से लेके केसेस हैं भाई। इस वक्त जिस लेवल का रेवोल्यूशन आ चुका है, आ रहा है, आपका प्रोफेशन एक नए रूप में जाने जा रहा है। तो हम अब नए दौर की तरफ जा रहे हैं, तो जरूरत इस चीज की है कि हम उसके लिए तैयार करें जो आने वाली चीज है। अब मुझे गालियां बहुत मिलेंगी भाई, देख लेना, बहुत मिलेंगी, क्योंकि मुझे सीनियर्स जो होंगे ना, सीनियर एडवाइजर, वो क्या कहेंगे, भाई हम तो वैसे ही परेशान थे, तुमने और परेशान कर दिया, क्योंकि एक खेप तैयार कर दी तुमने यंग बच्चों की, जो एक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। याद रखना मेरी बात, आपने ये नहीं देखना कि जी वो सीनियर इस केस में इतनी फी चार्ज करता था, आप उसका फ्रैक्शन चार्ज करोगे। मगर पता है किससे कमाओगे, फ्रैक्शन चार्ज करके बल्क से कमाओगे, बल्क से। पहले 2 कंपनी अगर मिल जाती थी, 3 कंपनी मिल जाती थी ना, कहाँ रिटेलरशिप में तो घर चल जाता था, और अगर 10 कंपनी आ जाती थी तो भाई साहब बन जाता था। अब ऐसे नहीं करना, अब आपने रिटेलरशिप पे 3 4 5 नहीं, कितनी कंपनी लानी है, 50, और फ्रैक्शन चार्ज करेंगे एक्चुअल फीस जितनी पे दे रहे हैं, क्योंकि तभी तो यंग एडवाइजर के पास आएंगे ना वो। क्या ये दोनों ट्रेंड मैंने सही पिक किए कि नहीं पिक किए। एक एक कंपनियां इन हाउस काम कराएंगी, एडवाइजर के पास नहीं जाएंगी, और दूसरा जिनके पास इन हाउस रिसोर्स नहीं होगा वो यंग एडवाइजर के पास जाएंगे। ये सही है कि नहीं है ना। तो अब सुने, ये कोर्स एक तीसरे किस्म के लोगों के लिए भी रेलेवेंट है, और वो तीसरे लोग वो हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस वक्त एडवाइजरी में काम नहीं कर रहे। एक वो है जो ऑलरेडी किसी फर्म में काम कर रहे हैं, जैसे मेरे आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो किसी न किसी फर्म में काम कर रहे होंगे, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ गई है। मगर वो स्टूडेंट्स जो कि इसके जरिए क्या है, कंपनी में जॉब लेना चाहते हैं, अब आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी में जाने के लिए अकाउंटिंग और फाइनेंस नहीं बल्कि टैक्स की नॉलेज भी चाहिए होगी। अब अगर हम टारगेट ही करना चाहते हैं किसे, ऐसी सिचुएशन को जिसमें नए स्टूडेंट्स आके या तो यंग एडवाइजर बन जाएं या वो टैक्स मैनेजर बन जाएं, कंपनियों में जॉब लेना शुरू कर दे, तो उनके लिए अब ये कोर्स रेलेवेंट है। तो हमारी फिर इंटायर फोकस किस पे होगा, सारी टैक्सेशन पे होना चाहिए या कंपनी की टैक्सेशन पे होना चाहिए। दैट इज वाई, क्योंकि मुझे लगता है सारी टैक्सेशन सिखा दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। आपको वो इंडिविजुअल की चीजों भी मैंने प्लान किया हुआ है कि वो भी आपको दूंगा इस कोर्स के जरिए। मगर मेरा इस कोर्स में चूंकि टाइम इतना लिमिटेड होता है, अब इसमें मैंने काफी चेंजेस किए हैं। उन चेंजेस में से कोर्स कंटेंट भी मैं आपसे डिस्कस करता हूं, क्योंकि आज हम ओरिएंटेशन सेशन है, ताकि आपको पता चल जाए कि कोर्स कैसे जाएगा। ओके, देखिए सबसे पहली बात है, मैंने आपको बैच 5 जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चेंज, एक न्यू बैच है। बैच 5 मेरे लिए पता है सीएटी को मैं कैसे लगता हूं, सीएटी कहते हैं, मैंने जो एक कोर्स डिजाइन किया था सीएटी, ये है सर्टिफाइड एडवाइजर इन टैक्स, और इंस्टीट्यूट एक जिसके थ्रू ये मैंने लॉन्च किया हुआ है उसका नाम है क्या, हमारा इंस्टीट्यूट जो है जो इसको ओवरऑल देख रहा है, क्योंकि एक तो एसटीटी सॉल्यूशंस का इदारा है जो सीए के साथ जुड़ा हुआ है, मगर हमारे पास जो आप नाम देख रहे होते हैं ना, आईसी टेप, इंस्टीट्यूट ऑफ आईसी टेप, इसको हम बोलते हैं आईसी टेप, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर ऑफ पाकिस्तान।
ठीक है। इस इदारे के थ्रू, इसके प्लेटफॉर्म पे ये जो कोर्स में दे रहा हूं, सुने अब मैं इसको कैसे देखता हूं। अब बैच 5 के थ्रू ये सर्टिफाइड एडवाइजर इन टैक्स मेरी नजर में 2.0 हो चुका है, 2.0 हो चुका है। अब 2.0 का लॉन्च हो रहा है। अब 2.0 जो है ना, वो किस दुनिया के लिए तैयार करेगा आपको? डिजिटल वर्ल्ड के लिए, एआई के लिए। ठीक है, पोस्ट पोस्ट चैट जीपीटी का जो दौर है ना, उसके लिए तैयार करूंगा आपको। अब इसके लिए कोर्सेज मुझे रीडिजाइन करने पड़े सारे। कुछ कोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं जो शायद कभी भी टेक्स की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो शायद मेरा नाम पहले आएगा कि इस बंदे ने ये कोर्स डिजाइन किए। पाकिस्तान में कोई नहीं पढ़ाता। जैसे लॉ ऑफ टैक्स नोटिसेस पाकिस्तान में कोई नहीं पढ़ाता, ये मेरा डिजाइन किया हुआ सब्जेक्ट है। ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट्स मैंने डिजाइन किए हैं। ठीक है सवेरा बेटा, आपका क्वेश्चन को मैं रिप्लाई करता हूं। अब हम आते हैं आज के इस सेशन की अगली सीढ़ी की तरफ। एक तो आपने देख ली सीढ़ी, ठीक है, कि किसके लिए रेलेवेंट है, क्यों ये कोर्स को मैं फोकस कर रहा हूं कॉर्पोरेट एंटिटीज पे। कॉर्पोरेट एंटिटीज के अलावा की टैक्सेशन, बाकी टैक्सेशन भी मैं बताऊंगा, कैसे सिखाऊंगा वो आपको अपेरेंटली इस कोर्स में नजर नहीं आएगी। क्योंकि आप अगर मुझे 6 महीने दोगे तो मैं 6 महीने में क्या क्या करूंगा, और 6 महीने से ज्यादा मैं टाइम रखना नहीं चाहता। मैंने रखा था पहले, फर्स्ट जो बेच था मैंने 1 साल पढ़ाया था, मगर टैक्सेशन एक समंदर है, इतना बड़ा समंदर है कि वो भी कम लग रहा था। तो इसीलिए मैंने कहा प्रोफेशनल लोग हैं और इनको टू द पॉइंट वर्क रिलेटेड करता करता, अब चूंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैंने लिंक करना है, आने वाले जो सर्विसेज है उससे लिंक करना है, ताकि यंग टैक्स एडवाइजर्स को इनेबल किया जाए कि वो भी एक अच्छा अमाउंट कमा सके। ओके, तो इसीलिए इस कोर्स को मैंने ऐसे लिंक किया, कॉर्पोरेट एंटिटीज के साथ लिंक किया। अब देखिए थोड़ा सा आप अगर सबसे पहले देखें कि जो कोर्स की कंटेंट है उसकी तरफ, एक चीज मैं छोड़ के जा रहा हूं। मैंने आपको कहा है कि वो मुझसे पूछिएगा आगे कि सर ये तो आपने कॉर्पोरेट एंटिटीज को हमने कर दिया एक तरफ, सर अगर इंडिविजुअल क्लाइंट आए तो कैसे डील करेंगे, अगर पार्टनरशिप आए तो ये मुझसे पूछना है, क्योंकि उसके लिए भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। राइट, तो ये चीज मैं अभी आंसर नहीं कर रहा, मैं आपको दे रहा हूं, ये पूछना मुझसे। अगर आंसर ना हो तो हो जाए तो ठीक है, मगर हो तो पूछे। आए सेकंड स्टेज की तरफ। सेकंड स्टेज ये है कि अब हमारे पास एक कॉर्पोरेट एंटिटी है, उसका हमने या तो क्या बनना है, टैक्स मैनेजर, या उसका क्या बनना है हमने, एडवाइजर। ऐसा है ना, जो टैक्स मैनेजर बनेगा वो इन हाउस जॉब करेगा, जो एडवाइजर होगा वो एक्सटर्नल होगा। और अगेन एंड अगेन ये बात मुझसे बच्चे पूछते रहे हैं हमेशा, जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, कि सर कॉर्पोरेट एंटिटी हमारे पास क्यों नहीं आती, कॉर्पोरेट एंटिटीज हमें क्यों नहीं मिलती। सर छोटे छोटे क्लाइंट्स तो बहुत हैं मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले बैचेस की बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ऐसे स्टूडेंट से जहां जहां पहुंचे हैं, वो कभी मेरा दिल करता है लाऊं उनको बिठाऊं आपके सामने ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिले, तो मुर्शिद मना कर देता है। मुर्शिद का पता है तुम लोगों को, मेरा मुर्शिद है, मना कर देता है। मुर्शिद कहता है नजर लग जाएगी, बस काम करता रहे, आंखें बंद कर काम करता रहे, बस इसमें ना पड़। तो मुर्शिद आपको पता नहीं है तो बता देता हूँ, मेरी बीवी मेरा मुर्शिद है भाई, मुर्शिद समझ गए। ओके भाई, इजी रहना मेरे कोर्स में, जो जो पहली दफा क्लास में आ रहा है ना वो सुन ले। भाई जो है ना अपने स्टाइल से पढ़ाता है। ओके, जब क्लास में मैं यहाँ बैठता हूँ तो मैं ना आपका उस्ताद हूँ, ना कोई टैक्स कमिश्नर हूँ, ना कोई टैक्स का एक्सपर्ट हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। दोस्ती में पढ़ेंगे, प्यार मोहब्बत से पढ़ेंगे, ताकि रिलैक्स रह के आप काम करें और सीखें। इस वक्त अगर आप 7 बजे क्लास ले रहे होंगे, 6:30 बजे क्लास ले रहे होंगे, पूरे दिन के थके हुए, और इस वक्त अगर मैं सड़े हुए मुंह से पढ़ाऊंगा और बोरिंग होकर पढ़ाऊंगा तो तुम्हारा दिल क्या करेगा, काश के सर डांसर होते। 2-3 स्टेप दिखाते हैं। हाँ? तो इसीलिए इजी रहना। तो भाई मुर्शिद मना करता, कहता नहीं नहीं बस काम करते रहो, छोड़ो भाई, छोड़ो इस चक्करों को कि जी मेरा फलां स्टूडेंट जहां पहुंच गया। मैं जाता हूँ ना कभी किसी जगह पे, स्टूडेंट ओ सर हम आपके, तो कहते कहाँ कहाँ तेरे स्टूडेंट है, तो वहां वो उनको बता रहे होते हैं कि भाई हमने सर से कोर्स लिया था, अब हम माशाल्लाह अपनी फर्म, तो 500 लोग भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स को मिल चुके हैं माशाल्लाह, बहुत सेट है। मगर बात यह है कि वही स्टूडेंट मुझसे पूछते थे सर वो इंडिविजुअल है, सर पार्टनरशिप से, सर कॉर्पोरेट एंटिटी कैसे। ओ भाई कॉर्पोरेट एंटिटी के फैसले छोटे फैसले नहीं होते भाई, उसका एक फैसला भी बहुत बड़ा उनका इंपैक्ट रखता है। तो वो इसलिए आपके पास नहीं आते कि आप जूनियर हो, आप यंग हो, आपके पास नहीं है वो बड़े नाम के। अब नाम नहीं लूंगा, वो भी दोस्त है मेरे सारे, लड़ पड़ेंगे सर यार तुम हमारे खिलाफ तो बात नहीं करो, नहीं नहीं नहीं, वो भी दोस्त हैं, वो भी बड़े, चूंकि वो बड़े बड़े नाम हैं उनके पास जाएंगे ना, अब वो गलत भी एडवाइस देंगे, वो भी कहेंगे ठीक है यार वो फलाने ने कहा है। आजकल वो गैप जो है ना, गैप अब वो खत्म होता जा रहा है। क्यों खत्म होता जा रहा है? लिखना सबको जीपीटी के थ्रू है, वो भी जीपीटी के थ्रू लिख रहे होते हैं।
अब जब लिखना सबने जीपीटी, अंग्रेजी सबकी कमाल की हो गई है, कमाल की अंग्रेजी हो गई है, खूबसूरत खूबसूरत। भाई खूबसूरत अंग्रेजी को बोल रहा हूं, बुलबुले वाली को नहीं बुला रहा मैं यहाँ। हाँ, खूबसूरत अंग्रेजी हो गई है, तो ये तो फर्क खत्म ही हो गया ना, लिखना तो खत्म ही हो गया। अब बात है लीगल पॉइंट्स, लीगल पॉइंट्स। तो बेटा ये कोर्स है ही लीगल पॉइंट्स देने का आपको। तभी कोर्स 1 का टाइटल देखिए मैंने क्या रखा है, कॉर्पोरेट टैक्सेशन का मैंने क्या नाम रखा है, कॉर्पोरेट टैक्सेशन के इश्यूज एंड सॉल्यूशंस। ताकि लिखना तो सबका बराबर हो चुका है, मैं तुम्हें इश्यूज बताऊंगा, देखो ये इशू होता है, ये सॉल्यूशन है, नुक्ते दूंगा, सिखाऊंगा। कहां से? अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल की एक्सपीरियंस है, अपनी रिसर्च, अपने काम से। ठीक है, तो आपके लिए ये कोर्स गेम चेंजर बनेगा इंशाल्लाह। इसके लिए मेरी संजीदगी, आपको इस कोर्स को मैं पूरा रीडिजाइन किया है, बैठ के मैंने रीडिजाइन किया है कि यार वैल्यू ऐड कर यार। मैं लगा हुआ हूं इस कोर्स को एज अ प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट बनाने में कि लोग पाकिस्तान भर में कहें कि अगर टैक्स सीखना है तो भाई एक ही बंदा है। इसीलिए मैं हर दफा कोर्स को चेंज भी करता हूं, ताकि मैं ऐसी प्रोडक्ट लेके आऊं जो वाकई वैल्यू ऐड करे। और मुझे बखुदा अब लगता है, दिल से लगता है, मैं उस प्रोडक्ट तक पहुंच गया हूं। एंड दिस इज बैच 5, दैट इज वाई मेरा CAT 2.0 है ये। ठीक है, और इसमें मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं पिछले बैच के बच्चों का, जो भी रहे उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने ही इनपुट्स दिए हैं जिससे मेरी चेंजेस हुई है। ठीक है, अगर वो हर बच्चा होता है ना, सर ये सर ये सर ये, तो उससे मुझे बड़ा फायदा हुआ है, मगर खुद भी मैंने इस पे बड़ा काम किया। आए कोर्स 1 की तरफ, मैं अब कोर्स कंटेंट डिस्कस करने लगा हूं ऑनलाइन। बेटा ठीक है, चीजें समझ आ रही हैं आप सबको? अब मैं कोर्स कंटेंट डिस्कस करने लगा हूं। सबसे पहले फर्स्ट चीज ये है कि हमारे लॉ के अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 प्राइमरी लॉ है हमारा इनकम टैक्स का। इसके अंदर जब हम आते हैं तो 3 स्ट्रीम्स हैं टैक्सेशन की। टैक्सेशन की स्ट्रीम्स हैं, स्ट्रीम का मतलब है अलग अलग मेथड्स हैं टैक्सेशन के, और उनमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने जब टैक्स इंपोज किया है, टैक्स इंपोज करने को कहते हैं चार्ज ऑफ टैक्स, चार्ज क्रिएट किया है जब, तो चार्ज क्रिएट करते वक्त यानी टैक्स इंपोज करते वक्त उसने जिक्र किया है पर्सन पे टैक्स है। उसने वहां वर्ड इस्तेमाल किया है पर्सन, एवरी पर्सन। मगर फिर पर्सन को जब हम देखते हैं तो पर्सन के अंदर और भी लिस्ट तो आएगी, वो तो आप पढ़ोगे ही, बेसिक्स दूंगा, बेसिक्स भी पढ़ाऊंगा इनकम टैक्स। ये ना समझना कि सर हमें तो इनकम टैक्स नहीं आता, आप डायरेक्ट हमें कैसे इश्यूज पे ले जाएंगे। मेरा काम है बेटा, मेरा काम है ये, इसी चीज इसी की वजह से तो मैं एक्सपर्ट हूँ इस सब्जेक्ट का, ये पढ़ाना मेरा काम है। आपको सारी चीजें समझ आएंगी, बेसिस भी दूंगा, तो वो बेसिस के किसी कोर्स में आप इसकी डिटेल। तो बुनियादी तौर पे हमें एक इंडिविजुअल यानी नेचुरल पर्सन, AOP यानी पार्टनरशिप, और कंपनी। अब टैक्स की कंपनी के अंदर बहुत सारी एंटिटीज हैं, मगर हम जिस कंपनी को टारगेट कर रहे हैं वो क्या है? वो है हमारा टारगेट क्या है? टारगेट है कि हम अपनी ऑब्जेक्टिव को हासिल करना चाहते हैं। मैं आपको यहां बैठ के सोशल वर्क करना नहीं सिखाऊंगा। भाई एक बात सुन लो, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा? मैं सोशल वर्क करना कब सिखाऊंगा? जब तुम भी बड़े पैसे बना लोगे, मैं भी पैसे बना लूंगा, मिलके करेंगे, करेंगे खिदमत। मैं किसी हद तक, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी पोजीशन तक आ चुका हूं कि अपने हिस्से का कुछ ना कुछ कर रहा होता हूं। मगर मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको कोई नहीं कहूंगा जाओ ये सोशल वर्क बाद में करेंगे। भाई इस वक्त क्या सीखेंगे? कमाना। तो कहां से कमाएंगे भाई? सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर करने वाला इदारा या तो गवर्नमेंट है या तो कॉर्पोरेट एंटिटीज है। तो कॉर्पोरेट एंटिटीज को मैं टारगेट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अब कॉर्पोरेट एंटिटीज बिग टैक्स एडवाइजर से निकल के स्मॉल एडवाइजर के पास आने वाली है। क्यों आने वाली है? क्योंकि उनको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अब ये मुमकिन कर दिया, गैप ब्रिज कर दिया है। पहले तो सिर्फ वही होता था ना, एक अल्लामा, कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट, जो कि उससे केस लॉ की नॉलेज है। ये देख रहे हैं मैंने कैसे ये इतने सारे, वो आप ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को पिक्चर दिखा देंगे, ये मेरा पूरा रूम है, कोर्ट बना हुआ है, उसके अंदर देखिए पुराने 1959 से लेके के सारे केस लॉ मैंने ढूंढे। कितना टाइम लगा होगा, कहाँ कहाँ से खरीदे होंगे, कितना टाइम में ये होगा। तो इतना कुछ करना पड़ता था, अब कोई जरूरत ही नहीं है भाई, GPT आपका ट्रेन हुआ हुआ है। मैं आपको बता दूं कैसे ट्रेन हुआ हुआ है। ये जो आप कुछ वेबसाइट्स तो है ना, हमारी वेबसाइट्स है ना जो के केस लॉ की हैं, नाम नहीं लूंगा,
है ना, केस लॉ की, है ना, उस पर भी जीपीटी ट्रेन हो चुका है। अरे उनको तो उन्होंने यूजर बेस किया था, वो भाई क्रॉलर सॉफ्टवेयर से घुस जाते हैं, उसका कोई दरवाजा नहीं है, वो घुस जाते हैं, ट्रेन हो जाते हैं। मैं यकीन कर लो, एक अजीब सी बात मैंने नोट की, तभी मैंने ये सोचना शुरू किया, भाई जो समझता है कि ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ये जो न्यूरल नेटवर्क या डीप लर्निंग मशीन लर्निंग पे बने हुए चैट जीपीटी जैसे ये जो अभी आए हैं मॉडल्स, अगर कोई समझता है कि ये नहीं कर सकता तो वो फूल्स वर्ल्ड में रहता है। यकीन कर लो वो सब कुछ कर सकता है। एक बात बता दूं, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये सॉफ्टवेयर्स सिर्फ नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट नहीं करते, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट, ये टेक्नोलॉजी जिसने समझी होगी उसको पता है कि वो नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करने के वाले हैं। जैसे ही तो इज आएगा तो वो इज देगा, बना इसी पे था। जो गॉड फादर है चैट जीपीटी के टेक्नोलॉजी के पीछे न्यूरल नेटवर्क का, उसका नाम है जेफरी हिंटन। हिंटन को अभी नोबेल प्राइज दिया गया है, किस चीज पे? उसकी खुद की स्पीच क्या बोलता है, मैं भी इस नतीजे पहुंचा हूं कि ये सिर्फ नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट नहीं करता, बल्कि लैंग्वेज के अंदर अल्लाह ने जो इंटेलिजेंस रखी है ना, वो इंटेलिजेंट हो चुका है। बिलीव मी, वो इंटेलिजेंट है, मीनिंग पता है उसको, मीनिंग मीनिंग आप हैरान हो जाएंगे जो कुछ कर सकता है। तो जो समझता है ना ये नहीं कर सकेगा, हमारा प्रोफेशन लॉ का है, हमारे लॉ के अंदर ओ भाई लॉ को पहले इफेक्ट करेगा। सुन लो, आपके टैक्स को साइड पे नहीं तो सब्सटेंशियली इफेक्ट कर जाएगा। तो अभी अगला टाइम कितना है हमारे पास? मैंने कहां से लेक्चर स्टार्ट किया था, हमारे पास कितना टाइम है? 1000 दिन। 1000 दिन कहां से आए थे? मैं आपको बता रहा हूं, उस बंदे का नाम जो एआई का वन ऑफ द टॉप एक्सपर्ट समझा जाता है, बांग्लादेशी ओरिजिन का है, अमेरिकन बांग्लादेशी है, उसका नाम है इमाद मुश्ताक। मुश्ताक जिसको हम बोलते हैं मुश्ताक, उसको मुश्ताक बोलते हैं, मुश्ताक। इमाद मुश्ताक की ये किताब है जिसमें अभी वो प्रिडिक्ट कर रहा है 1000 दिन बचे हैं, एंड ऑफ इकोनॉमी। भाई क्यों? तब तक भाई हम पता है क्या बना लेंगे, तब तक हम नई जगह बना चुके होंगे, हम उस दौर में आ चुके होंगे, नए दौर के नए अमीर, वो उस दौर के पुराने साइड पे हो चुके होंगे। यकीन कर लो जो आज नहीं जागा ना, वो उस वक्त रो रहा होगा कि यार ये मैंने गलती कर दी, ये गलती कर दी। अब मुझे बताएं, मैं इंडिविजुअल की टैक्स पढ़ाऊं या कॉर्पोरेट की टैक्स पढ़ाऊं? बताओ कौन सी पढ़ाऊं? आज मैं क्या कॉर्पोरेट टैक्स मैनेजर ट्रेन नहीं करूं, यंग टैक्स एडवाइजर ट्रेन नहीं करूं, तो देन आई एम अ फूल, देन आई एम मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी। कोई नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं, तो मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी है भाई। सिर्फ आप लोगों की खिदमत नहीं कर रहा, मैं अपनी भी कर रहा हूं। ऑब्वियसली कोर्स की फी भी है भाई, समझ रहे हो, और फिर इज्जत भी है, नाम भी है, पोजीशन भी है, क्यों नहीं है इसके साथ? आपको क्या पता कि इस कोर्स के बाद में कोई डिग्री ही ना लॉन्च कर दूं टैक्सेशन की? बताओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ टैक्स टेक्नोलॉजी को कोई इन्वेंट ही ना कर दूं, तो मैं अपना भला भी कर रहा हूं। ये नहीं समझिएगा कि मैं भी खिदमत खल कर रहा हूं भाई, नहीं नहीं यार, मैं भी धंधा धंधा, समझ गए भाई, धंधा। क्यों भाई, क्या करेंगे हम हलाल रोजी के लिए, तो हम क्यों नहीं करेंगे? आपको क्या पता कल भाई किसी बड़ी टैक्स टेक्नोलॉजी की या तो फर्म में मैं बन चुका हूं प्रेसिडेंट, या अपनी बना ली। तो इसीलिए ये चीजें जहां तक मैं पहुंचा हूं मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। क्या मेरी बातें लॉजिकल लग रही हैं? कंपनी की टैक्सेशन पे जब हम आएंगे ना, इसीलिए हमारा फोकस ये है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की हर वो चीज जिसका ताल्लुक कंपनी से होगा, मगर उसको भी सीधा नहीं पढ़ाऊंगा जैसे बच्चों को पेपर पास कराते हैं, नहीं, कैसे पढ़ाऊंगा? उसके हर एक के अंदर मौजूद इश्यूज उठाऊंगा, सामने रखूंगा इशू, उसके रेलिवेंट लॉ को पढ़ाऊंगा, सेक्शन को पढ़ाऊंगा, और फिर जब हम उस लॉ को पढ़ लेंगे, इस इशू को, तो हमें क्या मिल चुका होगा? सॉल्यूशंस। अब मैंने अपने एक टीचिंग के लिए एसटीटी सॉल्यूशंस बनाया, एसटीटी सॉल्यूशंस, ये सीए की टीचिंग के लिए बनाया। व्हाई द वर्ड सॉल्यूशन? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अब सिर्फ वही कमाएगा जो सॉल्यूशन देगा। याद रखिएगा, पहले आइडिया और लाता था, प्रोडक्ट और बनाता था। अब प्रोडक्ट वो बनाएगा जो आइडिया लाएगा, आइडिया लाने वाला ही प्रोडक्ट बनाएगा। अब वो जो डिटेल्ड कोडर वोडर खत्म हो गए भाई, चेंज हो गई ये चीजें। तो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का जहन आज से 2 साल पहले ही बना चुका था। आई एम प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन। जैसे मैंने देखा एक प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन दे रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है? फ्यूचरिस्टिक कोई नहीं पढ़ा रहा, आने वाले प्रोफेशन के लिए कोई नहीं तैयारी करवा रहा, मैं करा रहा हूं। आई एम प्रोवाइडिंग यू सॉल्यूशन। तो ऐसे ही आप भी काम करोगे तो कमाओगे। कंपनी के टैक्स के इश्यूज के क्या दोगे भाई? सॉल्यूशंस। पता होंगे तो दोगे ना।
अभी पिछले बैच का एक बच्चा था, मैं उससे इजाजत लूंगा, अगर उसने इजाजत दी तो मैं उसका वॉइस नोट शेयर करूंगा आपसे। अभी बैच 4 का जो जिसका थोड़ा सा हिस्सा अभी बाकी है, वो चल रहा है बैच मेरा, उसका एक स्टूडेंट है, शायद हो ना क्लास में, अगर वो सुन रहा है तो मुझे क्लास में ही इजाजत दे दे। उसने कहा सर मैं एक कमिश्नर के, कहता है इस डिप्टी कमिश्नर के पास गया, एक आर्ग्यूमेंट पेश किया, उसको तो समझ ही नहीं आई कि क्या बोल रहा है। कहता है भाई एक सेकंड रुक, कमिश्नर साहब के पास चलते हैं। कमिश्नर साहब के पास गए, कमिश्नर साहब हैरान रह गए। कहता है अरे तू तो वही है ना जिसको मैंने डांटा था, मेरी डांट का इतना असर हो गया भाई, इतना तेज हो गया है। कहता है नहीं सर, आपकी डांट का असर नहीं, किसी के हाथ लग गया हूँ। कहते किसके हाथ लग गया हो? कहते सर तारिक तनियों के हाथ लग गया हूँ सर, वो बस पढ़ाते हैं। वो बच्चा अगर सुन रहा है तो मुझे इजाजत दे दे, वॉइस नोट भेजूं तो सबको सबको पता चले। अब मैं ये बड़ी बात नहीं कर रहा यार, मेरी नजर में उस बच्चे ने भी बहुत सीखना है, मगर पता है उसको क्या समझ आई? उसको समझ आई है रीजनिंग, लॉजिक समझ आई है कि लॉ को पढ़ते कैसे कैसे। तो फोकस इज ऑन व्हाट? इश्यूज सॉल्यूशन, इशू सॉल्यूशन। ये हमारा फोकस होगा कोर्स 1 का। कोर्स 1 का नाम क्या रखा है हमने? देखें, कोर्स 1 का नाम रखा है हमने कॉर्पोरेट टैक्सेशन। कॉर्पोरेट टैक्सेशन, मगर कॉर्पोरेट टैक्सेशन का क्या? इश्यूज एंड सॉल्यूशंस। अब आते हैं सेकंड कोर्स की तरफ। भाई सेकंड कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके भाई की ही कंट्रीब्यूशन है, इस पे ना पाकिस्तान में कोई किसी जगह पे भी कोर्स नहीं है, किसी इदारे ने ये आज तक नहीं पढ़ाया। ये कोर्स मेरा अपना डिजाइन किया हुआ है, इसकी कंटेंट मैंने खुद डिजाइन की है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बैचेस में पढ़ाया है। उस बच्चे ने जो आर्ग्यूमेंट पेश किए थे ना, उसमें मौजूद एक केस उसको लग गया था हाथ, वही आर्ग्यूमेंट पेश किए और नॉकआउट करके आ गया कि भाई नोटिस आता है ना, तो हमारा अब क्या है, टैक्स में नोटिस हैं। अब आप जरा सोचें, टैक्स लॉ में लॉ ऑफ टैक्स नोटिस क्यों मैंने डिजाइन किया? क्योंकि एक एडवाइजर को फेस क्या करना पड़ता है बताएं? एक एडवाइजर काम क्या करता है? तवज्जो से सुनिएगा ये वाली बात, ये कोर्स 2 समझ आ जाएगा कि मैंने क्यों ऐसा डिजाइन किया, लॉ ऑफ टैक्स नोटिस। अब आते हैं एडवाइजर के काम क्या होते हैं भाई। ऑनलाइन वालों भाई सारी चीजें क्लियर है ना? एडवाइजर के काम होते हैं 3, नॉर्मली एडवाइजर के 3 काम होते हैं। पहला काम होता है एडवाइजर का, यानी टैक्स एडवाइजर की हम बात कर रहे हैं, टैक्स एडवाइजर का पहला काम होता है, और अब चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में टैक्स एडवाइजर हो, एडवाइजर की कैपेसिटीज आप में से जो अगर पहली दफा कोई इसको देख रहा है तो वो सुन ले, आपको इसकी तफसील भी मैं दूंगा। टैक्स एडवाइजरी करने के लिए आपके पास एलएलबी होना चाहिए, क्योंकि एलएलबी लाइसेंस है, आपको कहीं से लाइसेंस नहीं चाहिए। टैक्स एडवाइजरी करने के लिए आपके पास सीए क्वालिफाइड या आईसीएमए, जिसको एसीएमए कहा जाएगा, क्वालिफाइड होने चाहिए। और एक तीसरा रूट है जो ग्रेजुएशन के बाद मिलेगा आपको। आपने अगर बीकॉम कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो भी आप टैक्स एडवाइजर बन सकते हो। उसको कहा जाता है क्या? एफबीआर की एक सर्टिफिकेशन देता है, उसको कहते हैं आईटीपी, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। ये भी लाइसेंस है। ये तीनों लाइसेंस हैं टैक्स एडवाइजर की फर्म खोलने की, आप अपने नाम की फर्म खोल सकते हो। मगर एक और रास्ता है जिसमें आपने अगर ग्रेजुएशन भी नहीं किया, क्योंकि सीए के बच्चों के साथ ये होता है कि वो इंटर करके सीए में घुस गए, ग्रेजुएशन किया नहीं और ड्रॉप आउट करना पड़ा। अब कहाँ के रहे? कहीं के नहीं रहे। उस बेचारे का क्या कसूर? वो आजकल आईकेप ने उसको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया है बेतहाशा, लोगों की एफर्ट के बावजूद, मेरी जाती एफर्ट के बावजूद वो नहीं मान रहे। ठीक है, इदारे की मर्जी, उसकी भी कोई लॉजिक होगी, मगर इस बच्चे का क्या करें? ऐसे बच्चे के लिए फिर एक रूट है जिसको मैं इनफॉर्मल एडवाइजरी कहता हूं। आप मुझे एक बात बताएं, एक डॉक्टर अगर कहीं पे बगैर एमबीबीएस के दुकान खोले तो वो लीगल है या इलीगल है? इलीगल। अताई डॉक्टर है भाई, बंदे मार देगा। मगर टैक्स एडवाइजरी ऐसे नहीं है। आप अगर एलएलबी नहीं हो, सीए आईसीएमए नहीं हो, आईटीपी नहीं हो, मगर अगर आपके पास टैक्स की एक्सपर्टीज है और कोई आपसे काम कराना चाहता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कहीं कानून में मना नहीं है, कोई इलीगल नहीं है। मगर इसमें सिर्फ एक चीज होगी कि आप अपना लेटर पैड नहीं, उस जब भी खत लिखेंगे, जवाब देंगे, तो कंपनी का ही लेटर पैड यूज होगा। ठीक है, ये एक किस्म की इनफॉर्मल एडवाइजरी है। आपको पता है इसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं, खुद देखें भाई। आप क्या करते हो? कुछ भी नहीं सर, एडवाइजरी। तो यार बैकग्राउंड क्या है? तो ये भी एक रास्ता अवेलेबल है, मगर ये आइडियल रास्ता नहीं है। इस रास्ते को मैं इनकरेज नहीं करूंगा। ऐसे बच्चों को जो इस रास्ते से आना चाहते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा एज अ बड़ा भाई कि ग्रेजुएशन करके आईटीबी बन जाना, ताकि अपना नाम ब्रांड तो करो। हु इज द ब्रांड नाउ? व्हाट इज द ब्रांड? यू आर द ब्रांड, यू आर द ब्रांड। एसटीटी क्या है? एसटीटी सर
तारिक तो नहीं हो, ऐसे लग रहा है ना आपको सर तारिक तो नहीं। ओ भाई, मुर्शिद के नाम पे, मेरी वाइफ का नाम है साइमा, मेरा सर तारिक तो नहीं है, साइमा तारिक तो नहीं है भाई, उसके नाम पे मैंने रखा है, बरकत होगी। ठीक है, तो दिस इज नॉट मी, दिस इज माई वाइफ। समझ गए भाई? हाँ भाई असीब। तो इनफॉर्मल एडवाइजरी वाले सुन ले, नहीं बेटा आना इस रूट से। तो एनीवे आए, एडवाइजरी के जो भी रूट हैं, जिस भी रूट से आप आओगे, और इन बच्चों के लिए क्या है, अगर आप एडवाइजरी रूट से, या अगर आपके पास कोई नहीं है तो कम से कम आप इस रूट से एक काम और कर सकते हो। ठीक है, अब कंपनी में आप टैक्स की वजह से जॉब ले सकते हो कंपनी के अंदर। क्यों? कंपनी की हायरिंग के लिए। अब देख लेना, देख लेना, ये भाई की प्रिडिक्शन नहीं है, ये भाई की रिसर्च नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं हो रहा है, मगर ट्रेंड पिक करने वाले लोग नहीं है। क्या कि ऑलरेडी टैक्स की नॉलेज देखी जा रही है। आपको टैक्स आता है कि नहीं आता, सवाल पूछे जा रहे हैं। आप कहते हैं जी मुझे अकाउंट्स आते हैं, फाइनेंस आता है, वो कहेंगे ठीक है टैक्स आता है कि नहीं, क्योंकि हम इन हाउस टैक्स कराएंगे। हम तो चाहेंगे कि टैक्स के नोटिस वोटिस आए तो आप डील करो, टैक्स का काम आप करो, तो इसके लिए आपको फिर ये फायदा देगी क्या, टैक्स में जॉब। अब आते हैं बेटा असल चीज क्या थी, मैं एडवाइजरी की बात उनके लिए कर रहा था जो कि इस वक्त जो नए होंगे, फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे टैक्स की बातें, उनके लिए। अब मैं आता हूं असल सबके लिए, सारे सबके लिए बातें। अब क्या कि टैक्स एडवाइजर करता क्या है भाई? टैक्स एडवाइजर सबसे पहला काम करता है कंप्लाइंस करवाता है। अब ये क्या है सर जी कंप्लाइंस? भाई देखिए, कंप्लाइंस को मैं एक नाम देता हूं, कंप्लाइंस एंड रिपोर्टिंग। आपको पता है कि हमारे मुल्क में टैक्स का निजाम सेल्फ असेसमेंट पे चलता है। ये सेल्फ असेसमेंट क्या है भाई? कि मैंने इस टैक्स पीरियड में, जैसे इनकम टैक्स का टैक्स पीरियड है 1 साल, तो इस साल में कितना कमाया, खुद रिपोर्ट करना पड़ता है, खुद बताना पड़ता है। तो कैसे हम बताते हैं? हम एनुअल टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं। तो टैक्स रिटर्न जमा करना क्या है, लॉ की कंप्लाइंस। तो रिटर्न फाइलिंग इज एन एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल्स क्या है? रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग इसकी एग्जाम्पल है। तो आप कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए रिटर्न फाइलिंग सीखोगे। ओके भाई, मगर रिटर्न फाइल करने से पहले कंपनी नहीं बन रही है, कंपनी नहीं बनी तो उसके लिए तो टैक्स की रजिस्ट्रेशन भी तो करानी है ना। टैक्स की रजिस्ट्रेशन क्या कहते हैं उसको? एनटीएन, नेशनल टैक्स नंबर, सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन, ये कंप्लाइंस कराना है। और उसके अलावा क्या है सर जी? इसके अलावा आपके एम्प्लॉइज होंगे, एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे, उनसे एट सोर्स टैक्स कटता है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? विदहोल्डिंग स्टेटमेंट जमा करना, विदहोल्डिंग की स्टेटमेंट जमा करना। तो आपको स्टेटमेंट जमा, तो ये सारे फॉर्म्स एंड रिपोर्टिंग एंड रिक्वायरमेंट्स, कहां कहां क्या रिक्वायरमेंट है। अभी मैंने रिसेंटली देखा कि कंपनी बंद हुई, लॉ में रिक्वायरमेंट थी कि जैसे बिजनेस बंद करेंगे 15 दिन में इन्फॉर्म करेंगे, उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, नॉन कंप्लायंस हो गई। ये कौन इंश्योर करेगा? ये एडवाइजर करेगा, क्योंकि उस बंदे को तो धंधे का पता है, उसको तो बिजनेस का पता है, उसको लॉ का थोड़ी पता है। और यकीन मान लें ये वो लॉ है जो आपका क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर टैक्स एडवाइजरी नहीं करता वो भी अपना काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर ही टैक्स के 2 कोर्सेज हैं, एक कैफ लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, एक फाइनल लेवल पे। आपके एलएलबी में एक कोर्स है, कुछ जगह पे वो इलेक्टिव होता है, तो कहां से टैक्स पढ़ेगा भाई? तो जहां पे ज्यादा पढ़ाया जाता है 2 कोर्स पढ़ाए जाते हैं, मगर वो इतना नहीं सीखता कि अपना टैक्स का काम कर सके। इसका मतलब क्या है? टैक्स वो नॉलेज है जो किसी के पास नहीं है, नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं, एआई अवेलेबल तो है मगर इतनी नॉलेज तो नहीं है ना उसके पास कि उसको यूज कर सके। इतनी नॉलेज थोड़ी है कि यूज कर सके। तो प्रोफेशन कहीं नहीं जा रहा, प्रोफेशन अफेक्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। और उस चेंज में जिस रास्ते पे जा रहा है पहले हम खड़े होंगे, पहले हम खड़े होंगे कि भाई बाकी बाद में आना, हम पहले ही पहुंच चुके हैं इस जगह पे। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स। तो कंप्लाइंस कराना ये टैक्स एडवाइजर का काम है। ये देखिए जरा कोर्स, ये देखें एक कोर्स आपको दिखेगा, क्या नाम लिखा है इसका? कोर्स नंबर 5 क्या लिखा है? टैक्स कंप्लाइंस एंड रिपोर्टिंग। ये वो कोर्स है, ये वो कोर्स है जिसके थ्रू आप करोगे। इसका मतलब ये भी आपने काम करना होता है। कोर्स 5 P5 पेपर 5। ओके, दूसरा काम क्या करता है टैक्स एडवाइजर? टैक्स एडवाइजर डील करता है भाई किस चीज से? नोटिस से। आप जरा देख लें टैक्स एडवाइजर का काम है क्या। एक काम क्या है? रिपोर्टिंग करना, कंप्लाइंस करना। दूसरा काम क्या है भाई? टैक्स नोटिस। अब देखें जो टैक्स के नोटिस हैं, आपको क्या लगता है कि एफबीआर
कितना काम करता होगा, ये प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज कितना काम करते हैं भाई। एक बात याद रखें, मैं तो चूंकि ऑब्वियसली टैक्स ऑफिस से हूं और मेरा तो दोनों तरफ से ताल्लुक है, तीनों तरफ से ताल्लुक है, बल्कि टैक्स एडवाइजरी से भी, क्योंकि भाई मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, खुद मैं ये कोर्स पढ़ा रहा हूं, डिजाइन किया है मैंने, स्टडी किया है एडवाइजरी को दुनिया भर की। ये ऐसे नहीं कोर्स डिजाइन हुआ, दुनिया भर की एडवाइजरी के कंटेंट्स मैंने रिसर्च की थी। सेकंड टैक्स ऑफिसर मैं खुद भी हूं, और थर्ड मेरा इंडस्ट्री से भी ताल्लुक है। भाई कैसे इंडस्ट्री से ताल्लुक है भाई? इंडस्ट्री से ताल्लुक इस तरह है, कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो मैंने ना देखी हो। सर्विस इंडस्ट्री, गुड्स इंडस्ट्री, हर फाइनेंशियल सेक्टर, हर किसी का। तो एक पूरा बैलेंस्ड व्यू अगर मैं उससे सुनना चाहते हो ना, तो मैं आपको बताऊं, अगर मुल्क तरक्की कर रहा होता है तब भी टैक्स ज्यादा है ना, और मुल्क अगर तरक्की नहीं कर रहा होता तब भी एफबीआर के टैक्स नोटिस ज्यादा। इसका मतलब चाहे मुल्क का ग्राफ इकोनॉमी का ऊपर हो या नीचे हो, एडवाइजर की रेवेन्यू का ग्राफ ऊपर ही होता है। एडवाइजर की रेवेन्यू का ग्राफ क्यों ऊपर होता है भाई? नोटिस आए दिन आप देख रहे हैं, कोई फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा आए, कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा आए जो कि एफबीआर गुड जॉब टारगेट अचीव्ड, नहीं ना, क्योंकि टारगेट ज्यादा है भाई। तो इसका मतलब क्या, एफबीआर पे हमेशा प्रेशर रहता है, गालियां ही खाते कि भाई आपने टैक्स कम कलेक्ट किया या टारगेट मीट नहीं हुआ। तो क्या करेगा एफबीआर? लोगों को फोन करेगा और रिक्वेस्ट करेगा, क्या कहेगा? प्लीज टैक्स दे दो, या नोटिस भेजेगा, कानूनी कार्रवाई नोटिस है। तो मुझे एक बात बताओ, कौन उस नोटिस को समझता है? आम बंदा तो बेचारे के हाथ पैर फूल जाते हैं। कंपनी में कौन होता है? कंपनी के स्ट्रक्चर को अगर आपने पढ़ा है, मैं कॉर्पोरेट लॉ भी पढ़ाता हूं, कंपनी का लॉ में पढ़ाता हूं, पूरा कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर मुझे पता है। कंपनी के अंदर क्या होता है, बोर्ड पे, सिर्फ बोर्ड की फंक्शनिंग के मेरे पास 4-5 किताबें सिर्फ इंपोर्टेड, कि बोर्ड है क्या, क्या काम है उसका। कंपनी के सीईओज में खुद बोर्ड पे अपियर हुआ हूं मुख्तलिफ कंपनीज के, जाके उनको मैंने टैक्स के हवाले से और उनको जाके कन्विंस किया है, भाई ये टैक्स तुम पे बनता है नहीं बनता, इस हद तक मेरा एक्सपोजर है। तो मैंने ये देखा है कि टैक्स किसी को नहीं आता। हाँ, वहां बैठा हुआ एक आध बंदा होगा जो जिसको मैं ये कोर्स लाई हूं, जिसके लिए टैक्स मैनेजर बन सकता है। मगर टैक्स मैनेजर बनने के लिए वो पहले ही वहां जॉब कर रहा है, किस चीज की? अकाउंट्स या फाइनेंस की। अब वो टैक्स भी तैयार कर लेगा। क्यों? एआई इस कोर्स में लॉ सीखेगा और एआई से काम कर सकता है। या फिर अगर ऐसा इन हाउस नहीं है या कंपनी को कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यंग एडवाइजर। क्यों? क्योंकि नोटिस बहुत आते हैं। अब नोटिस आते हैं तो सबसे पहले नोटिस में क्या होता है? इशू। और नोटिस की फिर यहां आती है क्या? स्किल्स, ड्राफ्टिंग स्किल्स। तो सिर्फ नोटिस आप पढ़ोगे क्या? सबसे पहले पढ़ोगे नोटिस की लीगैलिटी, टेक्निकलिटीज जिसको बोलते हैं, टेक्निकलिटीज। नोटिस की टेक्निकलिटी क्या है? क्या वो नोटिस वैलिड है कि इनवैलिड है? क्या वो नोटिस जूरिसडिक्शन है कि नहीं है? क्या उसके अंदर कोई इंफॉर्मिटी तो नहीं है? तो टेक्निकलिटीज। उसके बाद नोटिस की मेरिट, मेरिट का मतलब है इशू सही है कि नहीं है। और उसके बाद जब ये दोनों देख लिया तो उसका रिप्लाई बनाने के लिए क्या स्किल्स? कौन से स्किल्स? ड्राफ्टिंग स्किल्स। अब ये भी बड़ी बेटा एक आर्ट ही है ड्राफ्टिंग स्किल्स। लीगल ड्राफ्टिंग आसान काम नहीं है। जीपीटी तुम्हें लिख के देगा और उसी से लिखवाना, लिख के देगा। मगर मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, जीपीटी हमारे लिए क्या करेगा? जीपीटी हमें सुपर लॉयर बनाएगा, सुपर टैक्स एडवाइजर। हम ऑलरेडी लॉयर हैं, हम एडवाइजर हैं, सुपर कैसे बनाएगा? हमारा काम आसान कर देगा। चले मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसे काम करता है जीपीटी। देखिए जीपीटी के लिए एक या इस किस्म के और जो आएंगे हमारे पास एलएलएम, एक तो तरीकेकार क्या है कि हम ऑलरेडी अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर हों। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पता है? ऐसा उससे सवाल लिखना या उसको प्रॉम्प्ट देना, प्रॉम्प्ट देते हैं ना, ये करके दो, तो इतना अच्छा हो कि हमें एग्जैक्ट डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए, डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए। एक तो इतना होना। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर सब तो नहीं होंगे ना, चलो बनना चाहिए, सबको बनना चाहिए। मगर जिनको नहीं है ना, तो मगर ये टेक्स्ट की नॉलेज जब गेन करेंगे तो उससे बात करके 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 ऐसा नोटिस बना देंगे जो कमाल का होगा, ऐसा जवाब बना देंगे जो कमाल का होगा, लाजवाब कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? मैं मिसाल देता हूं, मैंने अपनी बेटे के लिए एक स्पीच लिखी। कैसे लिखी होगी? आपको क्या लग रहा है? जीपीटी से। पहली बात ये बिल्कुल ऑर्डिनरी, बिल्कुल ऑर्डिनरी। अब मुझे पता था सभी पेरेंट्स इसी तरह कर रहे होंगे, तो मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने पहले लिखी ऑर्डिनरी थी, मैंने कहा छोड़, इग्नोर करो। प्रॉम्प्ट में मैंने क्या लिखा? नाउ टॉपिक के दो साइड हैं, फॉर एंड अगेंस्ट। पहले मुझे इवेल्युएट करके दो कि कौन सा साइड लेना ज्यादा फायदेमंद है, जीतने के चांस ज्यादा है। उसने कहा अगेंस्ट।
मैंने कहा क्यों, रीजनिंग करो। उसने कहा फॉर इजी है, सब लेंगे, तुम अगेंस्ट लो, अगेंस्ट में फॉर के ये आर्ग्यूमेंट तोड़ सकते हो, क्योंकि हर कंपीट होता है ना, तो आर्ग्यूमेंट भी तोड़ने होते हैं स्पीच में, तो उसको तोड़ सकते हो। मैंने कहा अच्छा, अब तुम्हारे इस इनपुट की बेसिस पे स्पीच लिख के दो। उसने अगेन स्पीच लिख के दी, गुड बट अगेन नॉट अप टू माई मार्क। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ओके, अब तुम इस स्पीच को चेंज किए बगैर इसमें ये एग्जाम्पल ऐड करो कायदे आजम की, यूं बोलो। उसने ऐड किया। फिर मैंने कहा अच्छा, अब काम करो, स्पोर्ट्स में से ये एग्जाम्पल डाल दो। उसने वो किया। उसके बाद मैंने कहा अच्छा, एक स्टूडेंट के लाइफ में से एग्जाम्पल स्कूल से डाल दो। अब मैंने कहा जब बन गया ना, मैंने कहा ओके, अब क्या करो, जबरदस्त, अब व्हाट यू डू, अब आप इसको क्लास 6 के स्टूडेंट के हिसाब से लैंग्वेज कर दो। और जो प्रोडक्ट निकली वो कमाल थी। तो ये काम करना, अब आपको ड्राफ्टिंग स्किल, सर जी वो पुराने ड्राफ्टिंग स्किल कहां गए यार, जो उस्ताद खड़ा होता था, यार ये देखें शल की ये मीनिंग है, ये मे की, वो भाई चेंज हो चुका है भाई, वो पुरानी टेक्निक खत्म। अब नई ड्राफ्टिंग टेक्निक ऐसे सीखोगे, कैसे सीखोगे भाई, जीपीटी के थ्रू सीखोगे, कि मैं कैसे बेस्ट चीजें निकालूं। मगर ऑब्वियसली हमें क्लासिकल पुरानी चीजें भी सीखनी पड़ेंगी, कुछ लफ्ज, कुछ जुमले, कुछ तरीके, ताकि हम अच्छे तरीके से उससे काम ले सकें, बेस्ट काम ले सकें। ओके हो गया भाई। तो लॉ ऑफ टेक्स्ट नोटिस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे ज्यादा पैसा इसी से मिलेगा। कंप्लायंस में क्या होता है, साल में एक दफा रिटर्न तो एक दफा फाइल होती है ना, नोटिस कितनी दफा आते हैं भाई, और कितने नोटिस आते हैं, हर किसी के पैसे होते हैं। ओके, सेकंड, नोटिस के बाद अब आता है भाई आपके, हारून आपका भी मैं आंसर करता हूं बेटा, जो कंटेंट में डिस्कस कर रहा हूं वो आपको समझ आ रहा है। अब आता है तीसरी चीज जो वो काम करता है, तीसरी चीज, और चौथी भी है जो हमारे पास होती नहीं, मैं काउंट ही नहीं करता उसको, वो बहुत कम होती है बट कम है। तो इन ऑल 4 काम कर रहे होते हैं टैक्स एडवाइजर कंपनी के लिए, मगर चौथी चीज कम है, मगर वो भी है, वो भी डिस्कस करूंगा। तीसरी पे आ जाओ, तीसरी क्या है भाई, अब तीसरी है लिटिगेशन, टैक्स लिटिगेशन। अब टैक्स लिटिगेशन क्या है भाई, कंपनी के खिलाफ ऑर्डर पास हो गया, क्या करोगे उस ऑर्डर को, चैलेंज, कहां, अपील में। अब आपको अपील का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए भाई, अपील बनाना कोई आसान काम है, ग्राउंड्स ऑफ अपील, पूरा अपील का मेमो, अपील का पूरा फॉर्मेट, यहां तक के उसके पेजेस के कलर। एक दफा मैंने देखा अपील एक वकील साहब ने बनाई, और मैं टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से डिफेंड करने गया हुआ था उस केस को, मैंने देखा, मैंने कहा इसमें तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, सुकून से बैठ गया। वकील साहब ने कहा सर आप इस केस में आए, मैंने कहा जी बिल्कुल सर मैं ही आया हूं। उन्होंने, वकील साहब ने कहा सर आपका केस तो बहुत कमजोर है। मैंने कहा हाँ, टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी कौन सा अच्छा केस बनाते हैं। मैंने उसको कहा क्यों बताऊं भाई, बैटल है भाई, बैटल भाई कोर्ट में होती है बैटल, साइकोलॉजिकल बैटल। तो वो भी बैटल लड़ा था, आपका केस तो वीक है। मैंने कहा हाँ हाँ, कोई वीक क्या, अच्छा केस बनाते हैं क्या। वकील साहब उठे, अपने आर्ग्यूमेंट पेश किए। जब मेरी बारी आई, उसने कहा हाँ ये डीआर साहब, डीआर का मतलब होता है डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव। तो जब मुझसे कहा ना ट्रिब्यूनल के जज ने, हाँ डीआर साहब आपका क्या कहना है इस पे, मैंने कहा योर ऑनर, मैं मेरिट्स पे बात करने से पहले एक टेक्निकलिटी आपके सामने लाना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो लाऊं। उन्होंने कहा हाँ ले आए। मैंने कहा जी द अपील हैज बीन साइंड बाय द लीगल काउंसिल, वेयर इज लॉ रिक्वायर्स अपील टू बी फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर। साइन किसने करना था, गलत बंदे ने किया है, अपील एडमिसिबल नहीं है। वकील साहब देख रहे हैं मुझे, उन्होंने कहा अच्छा। वो उन्होंने बुलाया, रजिस्ट्रार को डांटा, अपील के वक्त आपने नोट किया था ये साइन किसका है, ये तो भाई एडवाइजर का साइन थोड़ी है, काउंसिल कैसे साइन करता है, टैक्स पेयर का साइन होना चाहिए, टेक्निकलिटी नहीं बता। तो ऐसी टेक्निकलिटी होती है अपील की। अपील सिर्फ ये थोड़ी है कि अच्छा आपने जीपीटी से कहा अच्छा ग्राउंड बना के दो, उसने बना कर, भाई टेक्निकलिटीज, देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज। तो एडवाइजर कमिश्नर अपील के पास, ट्रिब्यूनल के पास, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जब अपेयर होता है तो ये टैक्स लिटिगेशन कहलाती है। मगर टैक्स लिटिगेशन के और भी रास्ते हैं अपील के अलावा। अपील के अलावा कौन से रास्ते हैं सर, एडीआर भी तो है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये भी तो एक तरीका है, ये भी तो एक तरीका है। तो ऐसी सारी चीजें जो टैक्स लिटिगेशन में आती हैं उसको हम स्टडी करेंगे। ये देखें आपका एक कोर्स है जिसका ताल्लुक टैक्स लिटिगेशन से, ये कोर्स 3, सारा काम जो आपने करना है वो आपके लिए तैयार किया हुआ है, टैक्स लिटिगेशन है, राइट। अब हम आते हैं एक आखिरी काम की तरफ जो हमारे मुल्क में कम है, मगर मैं फिर भी उसको लिखता हूं,
ओके, और ये है आपका फोर्थ पिलर। स्टेट के कितने पिलर हैं भाई? 3। स्टेट के 3 पिलर है ना। कौन सा? लॉ मेकर यानी पार्लियामेंट, दूसरा लॉ इन्फोर्सर यानी एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट, तीसरा क्या है? लॉ इंटरप्रेटर यानी जुडिशरी। कभी कभी कहते हैं फोर्थ पिलर भी है, और वो प्रेस, प्रेस जर्नलिस्ट, चूंकि वो भी इंफॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट रोल। तो ऐसे ही उसको कुछ काउंट करते हैं, कुछ नहीं करते। अब मैंने भी इसको फोर्थ पिलर बोला है। आपको पता है फोर्थ पिलर क्या है? ओपिनियन लेना। मगर ये पाकिस्तान में कम है भाई। अब दो दो वक्त आपके पास एडवाइजर के पास लोग आते हैं, 2 वक्त, या तो गंद कर चुके होते हैं या ट्रांजैक्शन से पहले आते हैं। सर जी ये क्या मतलब है इस बात का? देखिए, अगर ट्रांजैक्शन करने से पहले आ गए तो अक्लमंद है, मगर उस वक्त टैक्स वाला याद थोड़ी होता है उसको। वो तो ट्रांजैक्शन करते वक्त बिजनेस का सोच रहा होता है। मसलन प्लॉट लूं कि ना लूं, मशीन लगाऊं कि नहीं लगाऊं, लाऊं तो इंपोर्ट करूं या लोकल परचेज करूं, इस किस्म की ट्रांजैक्शंस। और उन ट्रांजैक्शंस करते वक्त कर गया, पता चला अरे ये तो फंस गया। भाई आपने लोन दिया कैसे अपने एम्प्लॉय को? आपने लोन दिया, प्राइवेट कंपनी है लोन दे रही है, प्राइवेट कंपनी लोन दे रही है अपने डायरेक्टर को। अब वो लोन दे दिया, बाद में टैक्स से नोटिस आ गया कि आपने डिविडेंड दिया था, टैक्स नहीं डिडक्ट किया। कंपनी वाले परेशान, बोर्ड वाले परेशान, यार हमने तो डिविडेंड नहीं दिया, ये टैक्स वाला पागल तो नहीं हो गया? फिर अपने एडवाइजर से पूछते हैं, हाँ भाई बताओ ये क्या नोटिस आया? तो एडवाइजर कहता है सही नोटिस आया, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ में लिखा है। क्या लिखा है? कि अगर तुम अपने किसी शेयर होल्डर को, डायरेक्टर को लोन दोगे, वो टू द एक्सटेंट ऑफ, वो एक रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से डिविडेंड बन चुका है। ये सही कह रहा है, डिविडेंड हो चुका है, टैक्स क्यों नहीं काटा? भाई टैक्स वाला सही है। अब बताओ गंद हो चुका। तो उनको पता ही नहीं होता हम गंद करने जा रहे हैं। तो ज्यादातर लोग बिफोर तो आते ही नहीं है ना। कब आते हैं? ट्रांजेक्शन करने के बाद, अब गंद हो चुका होता है जो आपको साफ करना होता है। उस वक्त आके फिर वो बंदा जो है ना, मगर यहां आके जो ओपिनियन लिया जाता है, चाहे बिफोर चाहे आफ्टर, ओपिनियन जब लिया जाता है तो उसके भी पैसे होते हैं भाई, वो भी रेवेन्यू स्ट्रीम है। मेरे सामने किसी वक्त एक बहुत बड़े एडवाइजर बैठे थे, कॉल आई, कहा सर ये मैं कॉल लेना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, कॉल है। कॉल में उन्होंने उसको ओपिनियन दिया। आखिरी जुमला क्या बोला था? मैं टैक्स ऑफिस बैठा हूँ, अपने ऑफिस जाके इनवॉइस भेजता हूँ। मैंने कहा जी ऑफिस इनवॉइस किस चीज़ की? कहता है अभी जो मैंने इसको एडवाइस दी इसके पैसे हैं ना भाई, हमारे बोलने के भी पैसे हैं भाई। तो मैंने कहा अच्छा भाई क्या कोई वैकेंसी है आप लोगों के पास मेरी? हम तो बोलते हैं हमें तो कुछ नहीं मिलता भाई। ठीक, आप तो बोलते हो, हम तो बोलते हैं भाई, लॉब हम भी बोलते हैं, हम अपने। कहा नहीं नहीं सर आप इधर ही ठीक हैं भाई, आप इधर ही ठीक हैं। कोई आप वालों ने कुछ अच्छे जुमले बोले। तो अब ये भी पिलर है भाई, मगर ये बहुत कम है, इस वजह से मैं इसको फोर्थ पिलर अलग कर। तो मगर इनाल 4 चीजें हैं जिसके। अब आप सोचें जो काम करता है एडवाइजर, कितनी चीजें मैं कवर कर चुका हूं कोर्स में। पहला कोर्स किस चीज का था? इश्यूज का। दूसरा कोर्स किसका था? टैक्स लिटिगेशन का। टैक्स लॉ ऑफ टैक्स नोटिस कवर हो गया, ये लिटिगेशन कवर हो गई, टैक्स कंप्लायंस कवर हो गई। अब 2 कोर्सेस मैं आपको बता रहा हूं। एक हमारा कोर्स जो है उसका ताल्लुक खास तौर पे कंपनी में सबसे ज्यादा काम जो होता है ना, सबसे ज्यादा काम जो कंपनी का टैक्स मैनेजर करता है। अगर वो इन हाउस काम करते हैं टैक्स मैनेजर, या अगर इन हाउस कोई मैनेजर नहीं है और बाहर से पूछते हैं, तो जो सबसे ज्यादा सवालात होते हैं ना उनके विद होल्डिंग टैक्स पे होते हैं। किस चीज पे होते हैं? विद होल्डिंग टैक्सेस पे। अब आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को उठाओ, विद होल्डिंग एक ऐसी चीज है जो कॉम्प्लेक्सिटी में इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इवन टैक्स वाला खुद एक्सपर्ट भी, आपका भाई भी, अगर हर दफा इसको अपडेट ना करे ना खुद को, तो वो भी आउटडेट हो जाता है। कि भाई इस सेक्शन 152 में इस ट्रांजेक्शन पे टैक्स है तो कितना है? भाई फर्स्ट शेड्यूल में देखा रेट है इसका 15%। भाई नहीं नहीं, वो पार्ट 1 में लिखा है, आगे जाओ सेकंड शेड्यूल पार्ट 3, उसका रेट कम है। तो आपको विद होल्डिंग पे सही ओपिनियन देने के लिए ठीक ठाक लेवल की नॉलेज चाहिए, खुद को चाहिए। लिखा कहां है? सेकंड चीज क्या है? फाइनल है, एफटीआर है, मिनिमम है, ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से, लोकल ट्रांजैक्शन से। देखें इट्स टोटली एक समझे समंदर है, और सबसे ज्यादा काम तो यही होता है रोज।
हर महीने टैक्स काटना है, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट देनी है, एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट्स लेने हैं। मुझे बताएं टैक्स ऑफिस अक्सर लोग जाते क्यों हैं भाई, किस काम के लिए जाते हैं? वन ऑफ द थिंग जिसके लिए एडवाइजर जाता है टैक्स ऑफिस, उसमें एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लेना होता है। ये हमारे क्लाइंट का एग्जेम्पशन बनता है क्योंकि हमने इसमें टैक्स लॉ में लिखा है जी एग्जेम, सारा सीखोगे आप, सारा सीखोगे। इससे मतलब मैं अगर आपको कहूं, यकीन कर लें एक वक्त आएगा आप सुनोगे कि सर तारिक तूने विदहोल्डिंग के कोर्स को जो पढ़ा रहे ना, सिर्फ अकेले कोर्स के, आपके कोर्स के पैसे के बराबर चार्ज कर रहे हैं। जो आपको पूरे कोर्स की चार्ज करना हो ना, मैं इसके अकेले की चार्ज करूंगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे भी तो पता है ना आहिस्ता 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 चीजें किस तरफ जाएंगी जो फ्यूचर में। अब आप बताएं, विदहोल्डिंग अगर एक सेक्शन था 152 जो नॉन रेजिडेंट की पेमेंट है, इसमें कुल ट्रांजैक्शन 3 होती थी, 4। पहली होती थी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, और तीसरी जो है वो बाद में ऐड हुई थी जो अदर पेमेंट में इंटरेस्ट की पेमेंट। ठीक है, अब फिर आगे चल के वो डिजिटल पेमेंट शुरू हुई। आज आज काउंट करोगे इसमें, लास्ट टाइम मैंने, मुझे भी काउंट करना पड़ेगा भाई, लास्ट टाइम मैंने काउंट किया था 16 ट्रांजेक्शन आ चुकी है इस सेक्शन में, 16। और ट्रांजेक्शन डिटेल डिटेल, अगर वो ड्रामा है तो ये फलाना है, तो इतनी ट्रांजेक्शन्स हैं कि कंपनी के या तो स्पेशलाइज्ड टैक्स मैनेजर को, जिसको मैं ट्रेन करना चाहता हूं, अगर वो है गुड, नहीं है आना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताएं, यहां कंपनी, ये वन ऑफ द रीजन था इस कोर्स का सोचने के लिए, यार तारिक सोच, यार सोच तारिक सोच भाई, ये कोर्स ऐसे डिजाइन कर, क्योंकि मुझे भी जब इंडस्ट्री से बार बार पूछा जाता है, यही पूछा जाता है विदहोल्डिंग होगी कि नहीं होगी, होगी तो किस रेट से होगी, क्या एग्जेम्पशन है, ये चीजें पूछी जाती है। तो मैं उनसे पूछता हूँ आप खुद क्यों नहीं देखते, कहते सर हमें कैसे पता चलेगा। तो मैंने कहा अच्छा अपने एडवाइजर से पूछना, तो किसी ने कहा सर एडवाइजर बड़े पैसे चार्ज करता है, इससे क्या हम आपसे पूछ लेते हैं मुफ्त में। तो दिस इज वेयर मैंने सोचा यार यंग टैक्स एडवाइजर पैदा कर, ताकि वो उस बड़े पैसे के फ्रैक्शन में ये सर्विस दे। इस चक्कर में कंपनी को भी सर्विस मिल गई और यंग टैक्स एडवाइजर का भला हो गया। तो वन ऑफ द एरिया जिसमें आप इस कोर्स को बहुत 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 अच्छा पाओगे ना, इज विदहोल्डिंग। एक्सटेंसिव ट्रांजैक्शन वाइज डिटेल्ड स्टडी ऑफ विदहोल्डिंग, जिसमें आप बता पाओगे कि इस ट्रांजैक्शन में क्या होगा, विदहोल्डिंग होगी नहीं होगी, तो पूरा इसका निजाम सीखेंगे। सही है। अब आपका कोर्स का आखिरी सब्जेक्ट क्या है, ये विदहोल्डिंग आपका कवर हो चुका है। अब आपका कोर्स का भाई, ये कोर्स मैंने पहली बैच में पढ़ाया था, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने लास्ट बैच में भी सोचा था कि इसको नहीं पढ़ाऊं क्योंकि ये इतना मुश्किल है, मुश्किल सब्जेक्ट है। इसको पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए। ठीक है, और पाकिस्तान में इसका मटेरियल अवेलेबल है जीरो, जीरो, एक किताब नहीं है पाकिस्तान में इस पे। और ये मैंने कहा ना थोड़े बाहर के मैं अवेलेबल कर दूंगा, रिक्वायर्ड नहीं होगा। ये वो किताबें जो मैं आपके लिए, मेरी अपनी कलेक्शन है भाई, मैंने बड़ी मुश्किल से किताबें मंगाई हैं, इंपोर्ट की हैं, बड़े बड़े पैसे लगा के। ये किताबें, ये पाकिस्तान में शायद मैं उन बंदों में से हूँ जिसके पास बेस्ट कलेक्शन है इस सब्जेक्ट की। क्या नाम लिखा है, टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, राइट। ये क्या लिखा है, पर्सनल टैक्स प्लानिंग। एक मेरे पास किताब है इनहेरिटेंस टैक्स प्लानिंग। ये यहां से पाकिस्तान के अंदर तो है ही नहीं ना, तो इसका मतलब मैं कोई, ये यूके की बुक्स हैं। ठीक है, ये देखें एक बुक मैंने मैंने मंगाई थी कहीं से, ये यूके की बुक है, इसका नाम है टैक्स लिटिगेशन हैंड बुक। वहां ये मौजूद है, पाकिस्तान में कोई नहीं है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और शायद आगे चल के इसको किताबें भी बना दूं, मगर कोर्स के फॉर्म में तो आपको मिल ही जाएगा। ये मैं आपको अवेलेबल करूंगा, ऑप्शनल, आपकी मर्जी, वो मुश्किल होगा, मगर किसी का जिम्मा लगा दूंगा कि यार किसी कॉपियर से कॉपी करवा के भेजो इनको, क्योंकि इंपोर्ट करना तो बहुत महंगी है। सही है भाई। अब सब्जेक्ट का नाम है टैक्स प्लानिंग, मगर मैं उसको सिर्फ टैक्स प्लानिंग की हद तक नहीं, स्ट्रेटेजिक टैक्स प्लानिंग करके पढ़ाऊंगा। हाउ, ये क्या है सर, हाउ इज स्ट्रेटेजिक टैक्स प्लानिंग डिफरेंट फ्रॉम टैक्स प्लानिंग। चलें, इसकी एक मैं आपको इलस्ट्रेशन देता हूं। ये सब्जेक्ट वो है जो मैंने बीच में सोचा था कि मैंने पढ़ाया, फिर मैंने कहा ना ना छोड़ दो यार, टैक्स प्लानिंग जो है ना वो सीखना
हल किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए दिमाग पे जोर डालना पड़ता है भाई। अब आप देखें, इसीलिए मैंने इस कोर्स को अलग कर दिया है। इस कोर्स को मैं आखिरी 2 महीने में पढ़ाऊंगा या आखिरी 1.5 महीने में पढ़ाऊंगा, तब तक तैयारी तो करा लो भाई, समझ तो आए। इस वक्त मैं इसीलिए, अच्छा आखिरी चीज जो डिस्कस करूंगा मैं इसके बाद, वो होगा कि आपको पढ़ाया कैसे जाएगा, दिन कितने, टाइम कौन सा, तो आपको पूरी प्लानिंग दे रहा हूं उस दफा। ये कोर्स सेपरेट करके पढ़ाऊंगा ताकि उस लेवल पे तो पहुंचो, बात तो समझो। चले मैं आपको एक पहले इलस्ट्रेशन देता हूं। आए टैक्स प्लानिंग की, बल्कि प्लानिंग कर ही लेते हैं, आज भी कर लें एक प्लानिंग, कंपनीज की एक प्लानिंग सीख लेते हैं। आए भाई टैक्स प्लानिंग सीखते हैं। देखिए, अगर ये टैक्स प्लानिंग का मतलब, पहले तो फर्क समझें। एक होता है टैक्स इवेजन और एक होता है टैक्स अवॉइडेंस। इवेजन आउटराइटली इलीगल है। इवेजन का मतलब होता है टैक्स लॉ की वायलेशन करना, किसी न किसी प्रोविजन की वायलेशन करके आपने टैक्स नहीं दिया, इलीगल है, दिस इज एब्सोल्युटली इलीगल। अगर टैक्स पेयर कर भी रहा है तो आप उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, आप कभी भी इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि एथिकल रहेंगे, हलाल रोजी कमाएंगे। और दूसरा, कोई मजबूरी है और आप उस रोक नहीं सकते, उसको क्लाइंट छोड़ नहीं सकते और उसको रोक नहीं सकते, तो फिर अपना लेटर पैड यूज नहीं करेंगे। ये मेरी एज उस्ताद आपसे डे 1 पे रिक्वायरमेंट है। अपना लेटर पैड, अपनी नाम तो नहीं खराब करना ना यार, इज्जत तो नहीं खराब करना ना। देखो, तो एथिकल रह के हम इंशाल्लाह, एथिकल भी बेटा बहुत पैसे कमाते हैं। ये नहीं समझा करो कि भाई ये इस किस्म का डिपार्टमेंट है तो हलाल रोजी, भाई हलाल रोजी कमाने वाले इधर मौजूद हैं भाई, 1 रुपया हराम नहीं लिया उन्होंने, कभी नहीं लिया, ना एडवाइजर ने, इसमें अफसर भी हैं भाई, ऐसे थोड़ी है कि सब ऐसे हैं। तो इस चीज को किसी दिन डिस्कस करूंगा। मगर इवेजन जो है, हम आते हैं अवॉइडेंस की तरफ। अवॉइडेंस क्या है? अवॉइडेंस लीगल है दुनिया भर में, और इसका मतलब होता है टैक्स की प्रोविजन को बगैर वायलेट किए टैक्स बचा लेना। इसमें टैक्स को आप कर रहे हैं, टैक्स इसमें भी कम हो रहा है, इसमें भी टैक्स आप क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं। इसमें आपकी टैक्स की सेविंग्स हो रही हैं। टैक्स सेविंग्स का क्या मतलब है? टैक्स सेविंग्स का मतलब है आप टैक्स कम कर रहे हो अपना। मगर कैसे कम कर रहे हो? थ्रू प्लानिंग। एक ऐसी प्लानिंग करके उसको कम कर रहे हो जिसमें लॉ की कोई वायलेशन नहीं है। दैट इज माय सब्जेक्ट नाउ। तो इसके लिए क्या बनेगी स्ट्रेटजी, में इसको ऑर्गेनाइज करके, दुआ करें अल्लाह ताला मुझे इस में कामयाब करे। इसकी पूरी स्ट्रेटजी बना के ऑर्गेनाइज करके सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा कि यार देखो, ये स्ट्रेटजी किसी भी कंपनी की तरफ आपके पास क्लाइंट जाएगा ना, नई कंपनी को आप पूरा एक्सरे निकाल के दे दोगे, एक ऐसी रिपोर्ट दोगे उसको कि भाई तुम्हारी कंपनी को मैंने चेक किया है, ये उसके वीक एरिया है, टैक्स में यहां तुम्हें ये एक्सपोजर है, यहां तुम्हारी कंटिजेंसी है, इधर ये ठीक कर दूंगा, इधर ये ठीक कर सकता हूं, इधर भाई मेरा कोई जिम्मा नहीं है, और उसके होंगे इतने पैसे। और आपको स्ट्रेटेजिक टैक्स प्लानिंग में पहली एग्जांपल मैं आज दे रहा हूं। आपके पास एक बंदा आया जो कहता है जी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल है, कहता है कि मेरा रिटर्न फाइल करें। सादा सा केस, रिटर्न फाइलिंग का कितने देगा यार, चंद हजार। लेट्स कन्वर्ट इनटू बेनिफिट फॉर बोथ, आपका भी और उसका भी। आपका बेनिफिट क्या है? उसको बड़ा टैक्स पेयर बना देंगे तो आपको फी भी बड़ी मिलेगी। मगर पागल हो गए हो, वो तो कम टैक्स देने के लिए आया है, वो बड़ा टैक्स पेयर कैसे बनेगा? नहीं, उसका टैक्स भी कम होगा। आए देखें कैसे करते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये आपका फर्स्ट शेड्यूल है। अच्छा, मैं आप सबको जो जो कोर्स ज्वाइन करेगा, ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये उस्ताद का ऑर्डर है, ऑर्डर हुक्म है कि ये किताब जरूर परचेज करेंगे। कौन सी है ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इसकी 2 वॉल्यूम होती है, हुजैमा इकराम, ये लाहौर से आती है भाई, हमें भी मुश्किल से मिलती है। ये सेल्स टैक्स, ये 2 वॉल्यूम है। ये मैं जब से टैक्स में आया हूं, मैं हर साल लेता हूं। ये हर दफा आपने परचेज करनी है, हर दफा, चाहे आप कोर्स में रहें। अभी इसके अंदर क्या है, बेर एक्ट है, बेर एक्ट। हम बेर एक्ट यूज होगा, क्योंकि आप जब कोर्ट में या कहीं अपीयर होंगे ना, तो क्या मेरे नोट्स दिखाओगे क्या? सर तारिक तुन्यो के एक लेक्चर में हमने सुना था, वो कह गए भाई तारिक तुन्यो यार, मतलब जो भी है, मगर यार ये क्या काम बात कर दी तूने सर तारिक, कानून किधर है भाई? तो बुक जो पेश होगी ना, वो मेरे नोट्स और मेरे लेक्चर्स नहीं यूज होंगे, ये होगी। तो आपका सबसे पावरफुल हथियार ये बुक है।
तो सामने तो हो, आप नोट्स बना रहे हो किस फायदे के, ये बुक सामने होनी चाहिए, इसके सेक्शंस रेफर होंगे। बेरेक्ट है, यहीं से तो हम सारा कानून, सारी चीजें तो इसी से सीखेंगे। तो ये जो किताब होगी ना बेरेक्ट, ये वाली, इसकी खूबी ये है कि इसके फुट नोट्स में शुरू से लेके अब तक फुट नोट्स है। हमें कभी कभी पिछले सालों को रेफर करना पड़ता है। एक्यूरेसी इसकी लेवल बहुत, एफबीआर के प्रिंटेड से भी एक्यूरेसी लेवल ज्यादा है इसकी। ठीक है, ये मैं एडमिन को कहूंगा, एडमिन मुझे सुन रही है भाई, यार ये आप पहले अरेंज करें इसको। एडमिन में से मुझे सुन रहा है कोई तो सुन ले भाई, ये जो भी बच्चे होंगे ना उनसे जरा पूछ के अरेंज करें, इनसे अरेंज कीजिएगा बेटा इसको। कोई सुन रहा है मुझे एडमिन से, सितारा है, अवे से, रिप्लाई करें। हाँ, इसको आप अरेंज कीजिएगा बच्चों के लिए, उनसे बात करके मंगा के दीजिएगा। ठीक है, ये बेटा हम आपको मैनेज करके देंगे। तो हाँ ठीक है, तो आपके पास बुनियादी बात यह है कि आपके पास अब इसके अंदर रेट्स लिखें। फर्स्ट शेड्यूल में रेट्स हैं, पढ़ेंगे आपके रेट्स कहाँ हैं, सुन ले रेट्स क्या हैं। एक इंडिविजुअल, अगर वो इंडिविजुअल के रेट होते हैं टेबल के, प्रोग्रेसिव, इनकम बढ़ती जाएगी, रेट बढ़ता जाएगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फर्स्ट शेड्यूल रेट से ताल्लुक रखता है, सही है। अब ये बात आपको बता रहा हूं ताकि आपके सामने पहले, इसीलिए तो कहता हूं मुश्किल है सब्जेक्ट पढ़ाना, इसके लिए टैक्स आएगा तो प्लानिंग करोगे ना, टैक्स, इसीलिए तो मैं इसको एंड में आके कवर करूंगा ताकि आपकी तैयारी पहले हो चुकी हो। अच्छा जी, ये आपको मैं अभी बताता हूं कि ये आपका शेड्यूल है, मेरे सामने अपडेटेड है, और लॉ हमेशा अपडेटेड यूज करना होता है बेटा। इसके अंदर मैं जा रहा हूं टेबल की तरफ, ये टेबल है हमारा जिसके अंदर रेट्स गिवन है। आखिरी टेबल में देख रहा हूं रेट लिखा है, अगर किसी की इनकम वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 5.6 मिलियन, अगर किसी की इनकम 5.6 हो, कितनी, 5.6, 5.6 कितनी इनकम है भाई, यार कुछ भी नहीं है यार, आम बिजनेसमैन के लिए 56 लाख कमाना सालाना कौन सी बड़ी बात है। अब रेट सुनो, रेट क्या है, उस पे फिक्स टैक्स लगेगा 16 लाख का, ऊपर टैक्स लगेगा 45%, 45%, यस। अगर इनकम किसी इंडिविजुअल की, बिजनेस इनकम भाई, सैलरी इनकम का रेट 35% है, इसका मतलब है कि वी हैव अ बिजनेसमैन, ठीक है, जो कितना कमा रहा हो, मोर देन 4.5 मिलियन, उसका रेट मैंने अभी भी क्या बताया आपको, 45%। अब सपोज कर लो 4.5 छोड़ दो, ये बड़े बड़े कोई बिजनेसमैन है वो आपके पास आ गया, वो 4.5 नहीं, वो 20 मिलियन कमाता है। अब मुझे 20 मिलियन पे, अब मैं रेट तो वो लगेगा, फिक्स अमाउंट होगा, रेट का असल तरीका क्या है, फिक्स टैक्स होता है, फिर उसके ऊपर जो होगा ना, 4.5 से ऊपर होगा, उस पर 45 लगेगा। मैं ये नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देना चाहता हूं कि देखो अगर मैं पूरे पे 45% ले लूं, करो कैलकुलेट टैक्स कितना बनता है। आप मेरी बात समझ रहे हो, इसका हकीकी रेट कैलकुलेट नहीं कर रहा, हकीकी रेट आप चाहें तो वो भी कैलकुलेट कर लूं, 16 लाख प्लस वो 4.5 से ऊपर पे 45%, तो वो भी करें जरा कैलकुलेट भाई। मुझे अवेश वो चाहिए बेटा, चार्जर चाहिए इसका, आईफोन का। करें जरा कैलकुलेट, करें भाई ऑनलाइन वाले, करो कैलकुलेट भाई। 20 मिलियन पे अगर 45% टैक्स रेट है तो कैलकुलेशन करो भाई, टैक्स कितना बन रहा है, 90, क्या 90, 90 लाख, इस पे लगा दो बेटा, 90 लाख, 9 मिलियन। ऑनलाइन बेटा कर लिया किसी ने, आप में से किसी ने, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, 90 भाई हारून, 9 लाख कैसे हो गया भाईजान, 90, 9 मिलियन है यार, 90 का मतलब है 9 मिलियन का टैक्स बन रहा है भाईजान। ले भाई, आए जरा इसको अब कम करके दिखाते हैं, देखें। अब सुनना, कोई लॉ की वायलेशन नहीं करेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, एवेजन नहीं करेंगे, फिर भी टैक्स कम हो जाएगा, सिर्फ प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग कैसे करेंगे, यही तो आप इस कोर्स में सीखोगे, स्ट्रेटजीज, स्ट्रक्चर्स, ट्रांजैक्शंस कैसे डिजाइन की जाए कि टैक्स कम हो। अब इसका एक तरीका है,
तरीका ये है कि हमारे इसी इनकम टैक्स लॉ में लिखा है, अब ये की पॉइंट है, जिसको पता होगा वो प्लानिंग कर पाएगा। की पॉइंट क्या है कि कॉन्सेप्ट है हमारे इनकम टैक्स लॉ में स्मॉल कंपनी का। ये कंपनी नहीं, स्मॉल कंपनी है, कंपनी की एक कैटेगरी है स्मॉल कंपनी, और उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि स्मॉल कंपनी का टर्नओवर इतना हो, एम्प्लॉइज इतना हो। हम अपने इस क्लाइंट को देखेंगे उसमें पूरा उतर रहा है कि नहीं हो रहा, पूरा उतर रहा था, और ज्यादातर पूरे उतरते हैं। तो वहां रेट है 20% का है, 20%। वाह, अगर कुछ आगे ना सोचें तो कितनी बचत हो गई, 25% की। हुई ये कैसे हो सकता है, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। रुकें, मैं आगे सोचता हूं, आगे सोचता हूं। क्यों? क्योंकि बंदा पहले इंडिविजुअल था और उसके बिजनेस से वो जो पैसे आफ्टर % के बाद जो पैसे थे वो उसकी क्या बन रही थी, ड्राइंग बन रही थी, ड्राइंग। इधर कंपनी के हमने पैसे बचा तो लिए मगर घर तो नहीं गए ना, कंपनी में रहे, कंपनी में रहे तो उसके घर भी लेके जाते हैं। आए जरा घर लेके जाते हैं, उसके घर ले जाएंगे तो क्या पे करेगा वो कंपनी, डिविडेंड। डिविडेंड पे भी टैक्स अब लास्ट ईयर तक 15% था, इस साल से 20% है। मुझे बताओ क्या प्लानिंग हो गई, कितनी बचत है मेरी जान, बताओ भाई। ये कितने % हो गया, कुल मिला के % हो गया 40, ऊपर कितना लग रहा था 45। तो मुझे बताओ 20 मिलियन के आपने कितने % बचा लिए उसके, करो 5% तो बचत है ना, करो 5% निकालो जरा उसके 5% को, देखो 5% कितना बनता है, निकाल लो भाई 1%। मार्जिनल बेनिफिट है मगर कितना बिना, 1 मिलियन। भाई मुझे एक बात बताओ, तुम अगर 1 मिलियन बचा रहे हो तो कुछ तो आपको भी मिलेगा ना, वो तो हर साल बचाएगा, तुम्हें तो एक दफा पेमेंट करेगा। तो तुम उसको बोलोगे ना कि आप काम करें, आपके तो हर साल मैंने 10 लाख रुपए बचा दिए, मुझे 4 लाख रुपए दे दो। बताओ, इसको कहते हैं टैक्स प्लानिंग। एवरी ट्रांजेक्शन जो सीखोगे ना उसकी वर्थ इतनी है इस कोर्स की कि वो आपको अमाउंट अच्छा खासा दे सकती है। ये आपकी कोर्स कंटेंट थी, आप खुद बताओ, जिससे मैंने बिगिनिंग की थी उसके हिसाब से कोर्स कंटेंट सही बनाया कि नहीं बनाया? आपके सामने है सारा कुछ, मैंने इधर उधर की कोई बातें नहीं की, बच्चों वाली बातें नहीं बताई। आए जी रिटर्न फाइल करेंगे, वो भी सीखेंगे, बच्चों वाली बात तो खैर है बट सीखेंगे। रिटर्न को क्या यार, पंचिंग करने में क्या है, इसकी यहाँ सेल लिखो, इसकी ये लिखो, क्या वो तो कोई छोटा भी आके सिखा देगा यार आपको, उसके लिए तारीफ करने को लाने की क्या जरूरत है। तारीफ करने को ला रहे हो तो कुछ चीजें तो सीखो भाई, ठीक है। कोई ऐसी बात जिससे ये लगे कि तारिक तुनियो कोई किंग ऑफ टैक्सेशन है तो सुनने नहीं है, स्टूडेंट ऑफ टैक्सेशन है, सीख रहा है, ठीक है। मगर 2 लफ्ज आपसे पहले सीख के चुका है, वो आपको सिखाएगा। मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मगर 2 लफ्ज सीख के बैठा हूं, वो सिखाना चाहता हूं आपको। आखिरी बात, कोर्स कैसे चलेगा? कोर्स इस तरह चलेगा भाई, क्योंकि मुझे प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस और इनपुट से मैंने इस पे पहले वो डिटेल अब उसमें नहीं जाऊंगा कि पहले क्या किया है, मगर उससे मैंने आगे रखते हुए स्टूडेंट्स की नीड को आगे रखते हुए कोर्स इस तरह डिजाइन किया है कि फॉर 6 मंथ्स का टोटल ड्यूरेशन है। फॉर 5 मंथ्स 5 सब्जेक्ट कंटिन्यूस चलेंगे, हर रोज 5 दिन कोर्स क्लास होगी, 5 दिन क्लास रखूंगा ताकि इसमें ब्रेक ना आए और रोज की क्लास की बेसिस पे आप कंटिन्यूसली चीजें सीखें। 1 मंथ जो आखिरी होगा उसमें मैं आपको स्ट्रेटेजिक टैक्स प्लानिंग सिखाऊंगा, आखिरी महीने में आके मैं स्ट्रेटेजिक टैक्स प्लानिंग को, और उसके भी हर दिन क्लास रखूंगा, 5 क्लास रखूंगा रोज, हर दिन क्लास रखूंगा, तो उसकी क्लासेस होंगी 5, मगर बाकी सब्जेक्ट्स जो होंगे वो 5 महीने चलेंगे। इस तरह इसको भी उतना ही टाइम मिल जाएगा जितना बाकियों को मिल रहा था, सबको सेम टाइम मिल जाएगा हर सब्जेक्ट को, मगर वो एंड पे आके कवर होगा, ठीक है। एक सब्जेक्ट इस तरह कवर होगा सिंगल मंथ में, बाकी कवर होंगे 5 मंथ्स में। मगर कैसे? आपका P1 जो कॉर्पोरेट टैक्सेशन है वो आपका मंडे पे, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एवरीडे क्लास। और इसके बाद आखिर में
अगर कहीं होता है, इंसान है, कभी मैं अल्लाह ना करे बीमार पड़ गया भाई, तो फिर मैं मेकअप करने के लिए सैटरडे संडे बैकअप पे रखा हुआ है। बैकअप पे इसलिए रखा है कि अगर क्लास नहीं हुई तो मैं सैटरडे लगा के कवर कर दूं। क्योंकि हुआ ये है पास्ट में कि अगर किसी वजह से कोई क्लास नहीं हो पाई तो मैं 2 बैचेस पढ़ा रहा था, मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा था, मैं इसको कैसे करूं कवर। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक बैच पढ़ाना है। P4 को कुछ सब्जेक्ट इसके साथ, जो हमारा बैच 4 है उसके स्टूडेंट्स हैं, उसको मैंने ऑन किया है, मैं उसका जिम्मेदार हूं, उसका साथ दूंगा। तो उसके कुछ कोर्सेज इसके साथ मर्ज होकर कवर होंगे, और उनके जो बाकी कोर्सेज थे उसके लिए मैंने सैटरडे रखा हुआ है, तो उनको भी कवर करूंगा, ताकि, और फ्यूचरिस्टिकली सिर्फ एक बैच लूंगा बस। पेज 5 ऑनवर्ड सिर्फ एक बैच लूंगा, 2 नहीं लूंगा, ताकि मैं टाइम उनको प्रॉपर दे सकूं। तो एक ही बैच लूंगा जिसमें 5 दिन पढ़ाऊंगा, ताकि वो कोर्स अच्छे तरीके से कवर कर सकूं, सफिशिएंट पे में कवर कर सकूं। ठीक है, ये थी इसका तरीकेकार कोर्स को कवर करने का। बुक्स हमें क्या चाहिए होंगे वकाश, जो बैच 3 का एक सब्जेक्ट बाकी है वो इसके साथ मिला के कवर करूंगा। सिर्फ वो जो एक सब्जेक्ट जो मतलब जिसको मैंने रिकॉर्डेड वर्जन में देना था वो मिला के इसके साथ कवर करूंगा। और जो बुक्स हैं आपको इस दफा मैं एक्स्ट्रा बुक्स रिकमेंड करूंगा। एक्स्ट्रा यानी वो बुक्स जो डायरेक्टली नहीं पढ़ाए जा रहे होंगे, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी लॉ पढ़ेंगे, तो मैं कुछ किताबें हैं बाहर की जो मैंने इंपोर्ट की हुई हैं, कुछ मटेरियल है वो मैं आपको कोशिश करूंगा, अगर आसानी से प्रिंट हो सकता है, नहीं तो किसी न किसी में मैनेज करेंगे। तो ऐसी किताबें हैं, अगर आप कहीं से ले सकते हो तो आपको बताया जाएगा ये बुक है, अरेंज कर लो अपने लिए, क्योंकि ये किताबें ही हमारे लिए एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसके तहत हम आगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो चीज़ होती है वो कहीं ना कहीं पहले हो चुकी होती है। तो हम इस तरह कुछ एक्स्ट्रा किताबें भी इस दफ़ा रिकमेंड करेंगे, कुछ दूसरी कंट्रीज़ की पाकिस्तान में है नहीं, ताकि आपको वो मॉडल्स और थोड़ा सा एक्सपोजर दे दें, क्योंकि जब आप अपना केस बनाएंगे तो क्या पता आपको कि उसमें से कोई ऐसा केस लॉ मिल जाए, कुछ चीज़ें आपकी हेल्प की हो जाए। ठीक है, क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी। अब ये एडमिन पे है कि वो मुझे इस हफ्ते से क्लास दे देते हैं, यानी कल से ही क्लास दे देते हैं, या मुझे वो कहेंगे कि मंडे से क्लास लें। रजिस्ट्रेशन आप कर लो। रजिस्ट्रेशन का तरीका यही है, जो कि स्टाफ है आपके पास, सितारा है, सितारा इसमें आपने जो है ना वो ग्रुप बनाया हुआ है एक, इस ग्रुप में वो स्टूडेंट्स को ऐड करें और उसके अलावा उनके क्वेरीज को आंसर कर लें। और जहां पे किसी भी स्टूडेंट को फर्दर मुझसे गाइडेंस चाहिए, प्लीज फील फ्री। अच्छा, इसमें एक बात जरूर जिक्र कीजिएगा, क्योंकि मैं सीए का भी टीचर हूं भाई, इसके अलावा मैं भाई कभी कभी वो कुछ और भी कोर्सेज पढ़ा लेता हूं, तो इस वजह से मेरे पास स्टूडेंट सवाल भेजते हैं ना, तो मुझे डिस्टिंक्शन करने के लिए ज़रूर बताइएगा कि आपका सवाल का ताल्लुक टैक्स सीएटी कोर्स से। बच्चे अक्सर मुझे भेजते हैं सर कोर्स के बारे में बताएं, तो मैं सोचता हूँ किस कोर्स के बारे में बताऊँ, कंपनी लॉ के बारे में बताऊँ, टैक्स के बारे में बताऊँ, किसके लिए बताऊँ। तो प्लीज़ इसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप सीएटी कोर्स के लिए हैं। ठीक है, सीए के स्टूडेंट्स हैं डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो मेरा इस दफ़ा टैक्स 43 पे रह गया है और मैंने पढ़ा है तो डिस्क्वालीफाई। देखिए बेटा, जो सीए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आईकेप ने एक ऑप्शन, जो आपने भी जिक्र किया है, CAA, जिसको हम छोटा सीए कहते हैं, वो ज़रूर करना चाहिए जब भी आए आपके पास। मगर सवेरा ने ये सवाल किया है बेटा, मैं आपको आंसर कर रहा हूँ सवेरा, कि देखो ज़रूर इसको जब आए ये लॉन्च हो CAA ज़रूर कीजिएगा, लाजमन कीजिएगा, क्योंकि आपके ऑलरेडी उस 8, वो बेसिकली सीए का एक एग्जिट कोर्स की तरह उन्होंने आंसर दिया हुआ है, जिसमें उसको 5 पेपर पहले और 4 पेपर दूसरे, तो तकरीबन वो 9 पेपर का कोर्स होता है, वो ज़रूर कीजिएगा। मगर फिर उसके बाद क्या करेंगे, कौन सा काम करेंगे, जॉब कौन सी करेंगे। मैं हर उस बच्चे को कहूंगा कि फ्यूचर में अब कंपनी में जॉब लेने के लिए टैक्स की नॉलेज चाहिए, ये कोर्स कर लो, चाहिए चाहिए चाहिए, क्योंकि कंपनी अपने टैक्स मैनेजर को इन हाउस रखने की कोशिश करेगी, और जिसके पास नहीं होगा वो यंग एडवाइजर के पास जाएगी। बड़े पैसे अब कंपनी देने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि किसी भी चीज में बड़े पैसे कंपनी नहीं देगी। वो कॉल सेंटर पे भी बड़े पैसे नहीं देगी अब, वो हर चीज में देखेंगे कि एआई सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। आप देखिएगा एक वक्त आएगा सारी कंपनीज के पास एआई इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लास्ट बात मैं बात करना चाहता हूं एलएलबी से।
जो LLBs मेरे पास इस पर कोर्स में बैठे हुए हैं, लॉयर्स, आपके पास एक खास तौर पे एक बात, एक लफ्ज आप ही समझ पाओगे, बाकी नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए मैं इसको आपके साथ जिक्र कर रहा हूं। सबको समझाऊंगा, मगर LLB मेरी बात मैं बोलूंगा समझ जाएंगे। देखिए एक बात सुनिए, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कोई आउटपुट हमें देता है और उस आउटपुट पे हम एक्ट करते हैं और वो एक्शन इलीगल निकल आता है, तो केस किस पे फाइल करें? किसी पे भी नहीं, क्योंकि AI पे केस नहीं हो सकता। एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं जो लॉयर समझ पाएंगे, कल्पबिलिटी। कल्पबिलिटी नहीं है। व्हाट इज कल्पबिलिटी? कानूनी जिम्मेदारी किसकी है? AI के बनाने वाले को खुद नहीं पता था वो क्या जवाब देगा, तो उसकी कल्पबिलिटी थोड़ी है। अब कंपनी ने एक्ट किया, उसके कहने पे कंपनी का हो गया नुकसान, लॉस। कंपनी क्या डैमेजेस क्लेम करना चाहती है, तो AI बनाने वाली कंपनी पे डैमेजेस नहीं दे सकते, वो नहीं ले सकते। US में एक केस होता पे उकसाया, बच्चे ने सुसाइड कर दी। अब AI पे केस थोड़ी हो सकता है, AI बनाने वाली कंपनी पे केस थोड़ी हो सकता है। US में एक ड्राइवरलेस कार ने एक बंदी को हिट करके मार दिया, उसमें बैठे हुए ह्यूमन ड्राइवर ने वो एक ड्रामा लगाया हुआ था और वो देख रहा था, और गाड़ी ने हिट कर दिया एक बंदी को और बंदी मर गई, तो केस उसकी कंपनी पे थोड़ी हुआ, केस उस बंदे पे हुआ जो अंदर बैठा हुआ था, और उस पे भी मर्डर का केस थोड़ी हुआ, रेकलेसनेस का केस हुआ। इसका मतलब है लीगल फ्रेटर्निटी भी चेंज होने जा रही है। अब सुन ले एक बात मेरे भाई लॉयर, सुन लो आप और सारे बच्चे सुन ले, ये बड़ी बात बताने जा रहा हूं। कल जब, अब कंक्लूड कर रहा हूं इस बात पे कि क्यों मुझे लगता है कि यंग एडवाइजर का दौर आने वाला है। यंग टैक्स एडवाइजर का दौर इसलिए आएगा कि कंपनी बड़े पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, मगर कंपनी फिर भी एडवाइजर के पास आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि कंपनी को कल्पबिलिटी चाहिए। कंपनी को AI 100% सॉल्यूशन दे भी देगा तब भी वो आपके पास आएगी, थोड़े पैसे में कहेगी चेक करके दो और बताओ कि ये सही है कि नहीं है, इस पे मैं कानूनी फैसला करूं कि नहीं करूं। समझ आई मेरी बात? दैट इज वाई मैं आपको बताता हूं कि ये कंपनी कुछ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट देने के लिए तैयार होगी, क्योंकि वो कहेगी हमें तो यार ये है। नाउ प्लीज चेक करो, क्योंकि इसके अंदर केस लॉ कोटेड है, इसके अंदर लीगल आर्ग्यूमेंट्स कोटेड है, इसके अंदर कानून मौजूद है। इन हाउस रिसोर्स तो है, मगर तुम कानून दान हो। इन हाउस रिसोर्स हमें कह रहा है ओके, मगर यहां हम इन हाउस रिसोर्स नहीं है, हमें बताओ तुम। तो आप बेटा वहां लोगे कल्पबिलिटी, आपके लिए किसके पैसे होंगे? कि मैं बोल रहा हूं ये सही है, इसके पैसे होंगे। ये बात समझ आई? इसके पैसे होंगे। और अगर आप अक्लमंद हो, आपको मेरी 4 बातें भी समझ आई है ना, तो इस कोर्स को दिलो जान से मेहनत करोगे। मैं भी करूंगा, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि इस कोर्स को आपको वक्त पे एंड करूं और इसको आपके साथ जो है इसके साथ जस्टिस करूं, और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे। कोर्स बाकी सबको पता है, ऑनलाइन, हाइब्रिड, लाइव दोनों होता है, रिकॉर्डेड होता है, ये चीज़ें सबको पता है, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिजिकली आना चाहे लाइव, आप घर से बैठ के देखना चाहें रिकॉर्डेड, देखें, मेरे लिए सब बराबर है, मैं सबको पढ़ा रहा हूँ। मेरे लिए ऐसा है कि रिकॉर्डिंग में भी जो सुन रहा होगा उसको भी यही दिख रहा होगा कि यार मेरे से बात कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली यार इतने अरसे से हम ट्रेनर और टीचर रह चुके हैं, तो हमें इतना तो आता है ना। तो होप के आपका सेशन जो यूजफुल था, और मैं इसको यहाँ पे एंड करूंगा। होप के आपकी क्वेरीज भी सारी मैंने आंसर कर दी थी, क्योंकि साथ साथ में देख रहा था, और फिर इंशाल्लाह आगे चल के आपको फर्दर जो भी है, मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, प्लीज मेंशन CAT सो दैट के मुझे पता चले कि आपको किस चीज के लिए चाहिए, और प्रेफर करना टेक्स्ट मैसेज, ताकि मैं कहीं पे भी हूंगा तो पढ़ लूंगा एंड आई विल गेट बैक, ठीक है, ताकि मैं आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के लिए भाई, अगर मुझे एक बात बताइएगा, स्टूडेंट किस नंबर पे राब्ता करें ताकि व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो आ जाएं? हाँ जी, नंबर बताइएगा, नंबर कौन सा है भाई जिसपे वो एडमिन के 2-3 नंबर है, सितारा आपका नंबर चाहिए, यही नंबर है आपका? 03331233736, ये नंबर है, ये हमारा मेन नंबर है इस कोर्स के लिए। इस पे मिस सितारा होंगी तो आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे देंगी, या अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड भी कर देंगी। मिस सितारा से रब्ता करें। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी सारा वही देखती हैं,
इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो प्रोवाइड कर देगी आपको, और मुझसे अगर बात करनी होगी तो मैं भी अवेलेबल हो जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।